गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। सोना नहीं है। हाँ। तो ऐसा है, आज से अपन चालू करेंगे एक और सिंपल सा टॉपिक। इतना भी सिंपल नहीं, क्या जितने सिंपल होते हैं ना टॉपिक उतना दिक्कत देता है। तो देखते हैं अपन। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी, ये एक टॉपिक है। इंडेमनिटी, तो इंडेमनिटी का मतलब होता है नुकसान की भरपाई करना, किसी के नुकसान की भरपाई करके देना। दूसरा है गारंटी, गारंटी यानी दूसरे की आंटी, गारंटी नहीं, गारंटी गारंटी। अरे ठीक है। हाँ, तो देखते हैं अपन इसको दो भागों में देखेंगे। पहले हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, शुरू होते से ख़त्म हो जाएगा। कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, अपन ऐसा करेंगे और ये ख़त्म हो जाएगा। तो मेन टॉपिक अपना है गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये अपना टॉपिक है जिस पे अपने को थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। इंडेमनिटी आप देखोगे बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। इंडेमनिटी का मतलब क्या है? तो इंडेमनिटी का अगर डिक्शनरी मीनिंग देखो तो सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस और अदर फाइनेंशियल बर्डन। तो किसी का पैसे का कोई नुकसान हो रहा है, वो नुकसान की भरपाई करना या उसको सिक्योर करना। जैसे इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? समझो मैं हूं, अरे दो चेहरे हो गए, ठीक है, अरे गायब हो गया, ठीक है। तो मैं हूं, मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं एक इंश्योरेंस कंपनी के पास अपनी एक कार लेके। एक कार है मेरे पास, ऑडी R8। मैं अपनी कार लेके जाता हूँ इंश्योरेंस कंपनी के पास और कंपनी को बोलता हूँ कि देखो भाई, मेरे को बड़ा डर लग रहा है, इतनी महंगी कार ले लिया, लेकिन अगर इसको कुछ डैमेज हो गया, कुछ हो गया तो बोलते कोई बात नहीं। वो मेरे को एग्री करते हैं कि इसमें अगर कोई भी नुकसान होगा तो वो नुकसान की वो भरपाई करके देंगे। तो यहाँ पे उन्होंने एक इंडेमनिटी दी मेरे को, इन्हें मेरे को प्रॉमिस किए, प्रॉमिस टू सेव फ्रॉम लॉस, या तो सेव करना या फिर कंपेंसेट करना। तो सेव करने का भी प्रॉमिस हो सकता है, बचाने का, ठीक है। तो नुकसान होगा तो हम तुमको बचा लेंगे, तो नुकसान जो भी होगा वो तुम्हारा नहीं होने दिया जाएगा, तो तुमको रीपे करके दे दिया जाएगा। तो टू सेव फ्रॉम लॉस, ठीक है। अब ये क्या फोकट में ये काम करेंगे क्या? तो एकदम चैरिटी कर रहे क्या, चलो दे देते हैं? तो नहीं, तो बदले में ये लेते हैं पैसा, हाँ प्रीमियम, प्रीमियम लिया जाता है। जैसे आप देखते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप लेते हैं तो कुछ प्रीमियम देना पड़ता है, वैसे यहाँ पे प्रीमियम लिया जाएगा। अब ये प्रीमियम का ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ये कंसिडरेशन है, ये कीमत है इस वादे की। हमने ये पैसा देके ये वादा खरीद लिया, उससे वादा खरीदा है, वादे की कीमत। कोई तो भी पॉलक करके था, उसने बोला था, पॉलक को जानते क्या आप? क्रिकेट खेलता है, शॉन पॉलक नहीं, तो एक पॉलक था कंसिडरेशन वाले चैप्टर में, जिसने बोला था, याद है क्या कंसिडरेशन? तो उसने बोला था कंसिडरेशन इज द कीमत, प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ द अदर इज बॉट, ठीक है। तो वादे की कीमत, तो ये वादा खरीदे अपन ने, उसके बदले पैसा दिए। बताओ नुकसान होगा तब भरपाई होगी, है कि नहीं? नुकसान नहीं हुआ तो भरपाई होगी क्या? तो नहीं, हमने देखे फायदे की भरपाई नहीं होती, तो नुकसान होगा तभी भरपाई होगी। तो ये कंपेंसेटरी नेचर का है। तो अगर नुकसान होगा, अगर ये कार को कोई डैमेज होता है तो फिर यहाँ पे इसकी भरपाई करके दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रीमियम लिया जाता है, वैसे प्रीमियम बहुत कम होता है। आपने देखा होगा इंश्योरेंस पॉलिसी होती है 1 करोड़ का इंश्योरेंस, 25,000 रुपये प्रीमियम, तो होता है ऐसा। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पे नुकसान नहीं होता। इंश्योरेंस कंपनी इनफैक्ट बहुत फायदे में है, पता है आपको? LIC सबसे ज़्यादा कैश रिच कंपनीज में से एक है, वो लाइफ इंश्योरेंस करती है। बट बाकी भी जो जनरल इंश्योरेंस वाली कंपनीज है ये फायदे में होती है। तो फायदे में कैसे क्या होती है? क्योंकि ये जो प्रीमियम का कैलकुलेशन किया जाता है ना, ये अपन जैसे लोग नहीं करते।
ये एक्सपर्ट लोग करते हैं, अपन भी एक्सपर्ट हैं लेकिन अपन इसमें नहीं है। एक्सपर्ट होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्चुरीज। नाम सुना होगा आपने, एक्चुरी नहीं सुना? तो एक्चुरी करके लोग होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, एकदम बहुत ही होशियार होते हैं वो। तो उन लोग पूरा अंदाज लगाएंगे कि कितने लोग मर सकते हैं, कितने लोगों को कितना पैसा देना पड़ सकता है आने वाले 10 साल 20 साल में, फिर हम कितना पैसा लेंगे तो हमको नुकसान नहीं होगा। तो रिवर्स कैलकुलेशन होता है, पूरा प्रोबेबिलिटी का खेल होता है। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप ये कर सकते हैं, तो आपने एक्चुरीज की एग्ज़ाम देना है तो दे सकते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। उसका भी एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट जैसे अपना इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, वैसा एक्चुरीज का इंस्टीट्यूट है। तो खूब ज़्यादा वैल्यू है इसकी, डिमांड बहुत है। बहुत सारे लोग सीए करते हैं, उसके बाद चाहते हैं कि हम करेंगे, बट नहीं हो पाता, बहुत डिफिकल्ट है वो। बट अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप कर सकते हैं, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो। तो यहाँ पे भी ये नुकसान की भरपाई करने की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन जब हम डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे, तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोला है, सेक्शन 124 बोलता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी promises to save the other from loss, promises to save the other from loss, insurance company is promising the other person to save from loss, ठीक है। कॉस्ट टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ, तो क्या बोला है, बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर, ये प्रॉमिस कर रहा है, इसके कंडक्ट से अगर नुकसान होगा तो, ठीक है। और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, तो पर्सन लिखा है यहाँ पे, एनी अदर पर्सन, किसी व्यक्ति विशेष के कारण अगर नुकसान होगा तो यहाँ पे वो भरपाई करके देंगे, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो आप देखो तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की जो डेफिनेशन है एज पर सेक्शन 124, ये बहुत नैरो है, बहुत ही कम, बहुत ही सीमित दायरे में बात करती है ये, कि अगर इंसान के कारण नुकसान होगा तो भरपाई करके दी जाएगी, ठीक है। तो इंसान के कारण नहीं हुआ तो क्या होगा, तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस हुए, इंग्लिश लॉ में भी देखा गया, इंग्लिश लॉ में क्या लिखा है, तो इंग्लिश लॉ सबको कवर करता था, भले वो इंसान के कारण नुकसान हो या ना हो, लेकिन इंडियन लॉ जो था वो सिर्फ इंसान के नुकसान को कवर करता था। इंसान के द्वारा अगर कोई नुकसान किया गया तो वो इंडेमनिटी में आएगा। अगर आप एक्चुअल वर्डिंग्स ऑफ सेक्शन 124 पढ़ते हैं तो इसमें सिर्फ इंसान के कारण बोला है, आइदर प्रोमिसर हिमसेल्फ या फिर एनी अदर पर्सन, ठीक है। तो पहले तो ये डेफिनेशन बहुत सीमित दायरे में बात करती थी, फिर बहुत सारे केस हुए, झगड़े हुए, और बोला गया कि नहीं, इस डेफिनेशन को हम एक्सटेंड करेंगे। बहुत सारे कोर्ट ने बोला कि नहीं, इसको हम और ज़्यादा, अगर इंसान के कारण नुकसान नहीं होता है, जैसे एक्ट ऑफ गॉड होता है, जैसे सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, तो ऐसे केसेस को भी इसमें कवर करने को बोला गया, ठीक है। और बाद में भले ही आपको सेक्शन अमेंडेड नहीं दिखेगा, बट इसमें क्लैरिफिकेशंस है, ठीक है। तो वो अपन देखते हैं एक एक करके। अब जो व्यक्ति नुकसान की भरपाई करने का बात कर रहा है, इसको हम बोलते हैं इंडेमनीफायर। ये इंडेमनीफायर है, जिस व्यक्ति को नुकसान की भरपाई की जा रही है वो रहता है इंडेमनीफाइड। इंडेमनीफाइड, या इसी को दूसरा नाम बोलते हैं इंडेमनिटी होल्डर। तो इंडेमनिटी को होल्ड कर रहा है वो, ठीक है, इंडेमनिटी होल्डर। तो इसको दो नाम दिए जाते हैं, या तो आप इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर, तो दो नाम से इसको जाना जाता है। तो ये दिया है आगे, देयर आर टू पार्टीज इन दिस फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द पार्टी हु promises to indemnify or save the other from the loss is known as indemnifier, whereas the party who is promised to be saved against the loss is known as indemnified or indemnity holder, ठीक है। तो ये रियल लाइफ में भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत होते हैं, जैसे ये एक हो गया इंश्योरेंस का एग्जांपल, और भी बहुत सारे होते हैं। समझो आपने मेरे को एक चेक दिए थे लिख के, अब वो चेक था 10,000 रुपये का, मैंने घुमा दिया। अब घुमा दिया मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मैंने घुमाया नहीं हूँ, मैं उसको प्रेजेंट कर दूंगा तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ जाएगा। मैं आपसे डुप्लीकेट चेक मांग रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एक चेक गुम गया, तो आप मेरे को दूसरा चेक दे दो। तो ऐसे केस में आप मेरे को बोल सकते हैं कि एक इंडेमनिटी भर के दो, इंडेमनिटी बॉन्ड होती है। तो इंडेमनिटी का मतलब यही है कि आप मेरे को बोलोगे कि शर्मा जी आपने चेक घुमाए, ये आपकी गलती थी। अब अगर वो चेक भी प्रेजेंट हो जाता है और आपको भी पैसा मिल जाता है, यानी मेरे को तो 2 बार पेमेंट हो जाएगा, मीन्स आप जब पेमेंट करोगे 2 बार हो जाएगा, एक पुराने चेक पे जो गुम गया था और एक नए चेक पे। तो ऐसे केस में आप मेरे से इंडेमनिटी मांगोगे कि अगर 2 बार पेमेंट करना पड़ा आपको, तो ऐसे केस में
आपको मैं भरपाई करके दूंगा, मीन्स जो भी डबल पेमेंट हुआ वो मैं आपको वापस कर दूंगा। तो ये होती है इंडेमनिटी बॉन्ड। ठीक है, पहले इसकी ड्राफ्टिंग हुआ करती थी जब इंटरमीडिएट नहीं था, आईपीसीसी था, तो इसकी ड्राफ्टिंग भी होती थी आपको कि चेक गुम गया है तो उसके इंडेमनिटी बॉन्ड बनाना पड़ता था। या फिर अभी तो ड्राफ्टिंग आपका फाउंडेशन में चला गया, बट इसकी ड्राफ्टिंग वहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग हुआ करती थी। एक और इंडेमनिटी पूछी जाती थी जनरली, जैसे कि किसी का सर्टिफिकेट गुम गया, शेयर सर्टिफिकेट, तो शेयर सर्टिफिकेट गुम गया तो यहाँ भी मैं कंपनी को बोलूँगा मेरे को डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैंने किसी को बेच दिया होगा शेयर्स और मैं बोल रहा गुम गया, तो यहाँ भी मैं धोखा दे सकता हूँ। तो यहाँ भी कंपनी बोलती थी कि हम तुमको दूसरा सर्टिफिकेट तभी देंगे जब तुम इंडेमनिटी भर के दोगे। तो वहाँ पे इंडेमनिटी बॉन्ड भर के देना पड़ता था कि मेरा जो सर्टिफिकेट है वो गुम गया है, अगर ये प्रेजेंट होता है और मेरा भी सर्टिफिकेट डुप्लीकेट जो दे रहे हैं वो भी प्रेजेंट होता है, तो ऐसे केस में आपका अगर नुकसान होगा, कंपनी का नुकसान होगा, तो मैं उसको भरपाई करके दूंगा। तो ये इंडेमनिटी बॉन्ड हुआ करती है। ठीक है, तो ये इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स रियल लाइफ में बहुत बार काम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेमनिटी और गारंटी, गारंटी का भी एक कॉन्ट्रैक्ट है जो बहुत काम आता है। तो रियल लाइफ में आप देखोगे बहुत काम आता है, बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। जैसे बैंक गारंटीज होती है, तो वो भी इसी प्रकार के लेटर ऑफ क्रेडिट्स होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को समझता नहीं, इवन सीए होने के बाद भी कई बार नहीं समझता, इसलिए फिर बड़े बड़े फ्रॉड हो जाते हैं। जैसे नीरव मोदी वाला केस हो गया, तो बैंक गारंटी इसके बेसिस पे हुआ है पूरा। तो बैंक गारंटी क्या होती है वो सब आपको समझना चाहिए, उसके पहले गारंटी समझना चाहिए। ठीक है, इनफैक्ट इसको लोग कम रिस्की समझते हैं। लोन दिया है, लोन गारंटी के रूप में दिया। दो प्रकार के लोन होते हैं, एक फंड बेस्ड जहाँ पैसा गया, दूसरा फंड नहीं गया, पैसा नहीं गया, लेकिन आपने गारंटी दे दी है कि हाँ इसने पैसा नहीं दिया तो हमसे ले लेना। ये भी एक लोन होता है, बैंक ये गारंटी देती है और ये ज़्यादा रिस्की है। ठीक है, लेकिन लोग ऑडिट करते तो उसको अच्छे से नहीं चेक करते, वो बोलते इसमें तो पैसा नहीं गया ना, पैसा नहीं गया तो रिस्क नहीं है, जबकि उसमें ज़्यादा रिस्क है क्योंकि पैसा देना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसके थ्रू ही फ्रॉड्स होते हैं फिर, तो इसीलिए अपने को अच्छे से समझना है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको इंडेमनिटी और गारंटी देखने को मिलती है। ठीक है, जो गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत जगह दिखेंगे, आप बैंक से लोन देने जाओगे तो वहाँ पे भी गारंटी दिखेगा, लोन लेने जाओगे तब तो आपको बोला जाएगा गारंटी लेके आओ एक। ठीक है, तो वो अपन देखते हैं, पहले इंडेमनिटी पे अपन अपनी चर्चा को सीमित करते हैं। तो ऐसा है, इलस्ट्रेशन दिया है, पी कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनिफाई क्यू अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स। देखो इवन ये प्रोसीडिंग्स हो सकती है, प्रोसीडिंग्स यानी कोई और आपके ऊपर अगर कोई एक्शन लेता है तो उसको भी भरपाई करने की ये दिए जा सकती है, इंडेमनिटी दी जा सकती है। जैसे आप लोग कभी कभी करते हैं ना, अपन अपने दोस्त को चढ़ाते हैं, अरे वो पूछ रही थी तेरे बारे में, तो जा बात कर, बात करने को अपन चढ़ाते उसको, वो जाता बात करने, मारपीट करके आ जाता, मार खा के आ जाता, तो अपन बोलते जो भी होगा हम देख लेंगे। तो ये इंडेमनिटी होती है। ठीक है, तो कंडक्ट वगैरह के भी ऊपर हो सकती है ये इंडेमनिटी जो होती है, प्रोसीडिंग्स की भी हो सकती है कि अगर तुम्हारे ऊपर वो केस फाइल करेगा तो हम देख लेंगे, ये भी इंडेमनिटी है। ठीक है, तो इंडेमनिटी इसकी भी हो सकती है, प्रोसीडिंग्स की। ठीक है, तो वही दिया है इसमें, पी कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनिफाई क्यू अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स विच आर में टेक अगेंस्ट क्यू, कि आर तुम्हारे ऊपर जो भी केस वगैरह फाइल करेगा उसकी मैं गारंटी देता हूँ, उसकी मैं इंडेमनिटी देता हूँ, मैं वो भरपाई करके दूंगा इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन सम ऑफ रुपीज 2000, 2000 रुपए तक। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। P is called as indemnifier and Q is called as indemnity holder या indemnified। ठीक है, अब ये बड़ी सीमित हो गई डेफिनेशन। तीन प्रकार की चीजें जो कवर होती है वो है डैमेजेस, पहला नुकसान, कार को डैमेज हो गया, दूसरा कॉस्ट ऑफ सूट, आपको केस फाइल करने का कोई खर्चा आता है वो, और तीसरा कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट। तीन प्रकार की चीजें इसमें कवर होती है। ये जो लॉस, सेव फ्रॉम लॉस बोला है, तो ये लॉस में तीन चीज आती है। पहला आ सकता है डैमेजेस, एक्चुअल नुकसान जो होगा वो भरपाई करके देना। दूसरा केस फाइल करना है और मैं बोल रहा हूं कि केस फाइल करने का पूरा खर्चा मैं देखूंगा, ये भी एक इंडेमनिटी है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सूट, तो कॉस्ट ऑफ सूट मीन्स केस फाइल करने का खर्चा। और तीसरा रहेगा कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट। ये क्या होता है अभी देखेंगे। तो ये तीन प्रकार की चीजें इसमें कवर होगी। तो सिंपल है। अब लेकिन डेफिनेशन जो है ना ये बड़ी सीमित है। आपने जो ऊपर डेफिनेशन पढ़ा तो बहुत ही सीमित मात्रा में वो बात करती है कि अगर इंसान के कारण, व्यक्ति विशेष के कारण नुकसान होगा तो कवर करेंगे। लेकिन नीचे बताया है द डेफिनेशन इज नॉट एग्जॉस्टिव, यानी खत्म नहीं होगी। एग्जॉस्ट होना मीन्स खत्म हो जाना, तो एग्जॉस्ट नहीं होगी मीन्स खत्म नहीं होगी, एग्जॉस्ट होना मीन्स खत्म हो जाना।
जैसे अपन देखते हैं मोबाइल की बैटरी एग्जॉस्ट हो गई, खत्म हो गई। आपने साइंस में एक्सपेरिमेंट किए होंगे, वो टाइट्रेशन किए थे ना, टाइट्रेशन साइंस वाले जो है, तो रहता था वो पिंक कलर आने तक के वो टाइट्रेशन करते रहना पड़ता था, बकवास। तो वो हाँ, एक ही पूरा केमिस्ट्री में एक ही था और कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं था, तो केमिस्ट्री बकवास थी सबसे ज़्यादा, फिजिक्स अच्छा था। खैर, तो उसमें आप कभी कभी वो बीकर को गर्म करना पड़ता था जब तक कि पानी एग्जॉस्ट नहीं होता, तो ऐसा सब लिखा रहता था, एग्जॉस्ट होना यानी खत्म हो जाना, ठीक है। तो एग्जॉस्ट नहीं होती, डेफिनेशन एग्जॉस्ट नहीं होती, यानी जो सीमित डेफिनेशन बताई गई है एक्ट में वो उतने तक खत्म नहीं होगी, ये इसके बाहर भी जाएगी। तो ये चीज बताई गई 13th लॉ कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया। तो ये अपन देखते हैं। तो डेफिनेशन इज नॉट एग्जॉस्टिव। एन इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, इन एन इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट लॉस मस्ट बी कॉज्ड बाय सम ह्यूमन एजेंसी। ये किसके हिसाब से? एज पर द डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप चलो तो सिर्फ इंसान के कारण, क्योंकि वहां पे वर्ड क्या लिखा है, जो प्रॉमिसर के कारण अगर नुकसान होगा या एनी अदर पर्सन, तो वहां सिर्फ पर्सनल व्यक्ति के कारण अगर नुकसान होगा तब वो कवर करते हैं, ठीक है। फिर द डेफिनेशन ऑफ इंडेमनिटी अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज वेरी नैरो। इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू सच केसेस ओनली वेयर लॉस इज कॉज्ड बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसर के कारण, और लॉस इज कॉज्ड बाय द एनी अदर पर्सन, कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, यानी पर्सन के कारण अगर नुकसान होगा तो कवर करती थी इंडेमनिटी, ठीक है। बट दस द लॉस कॉज्ड बाय द इवेंट्स और एक्सीडेंट्स लाइक फायर, perils of sea जैसे सुनामी, which do not depend on the conduct of the person are not covered under the contract of indemnity। ये हो रहा है as per definition। अगर आप definition के हिसाब से चलते हैं तो उसके हिसाब से ये कवर नहीं होता है, ठीक है। हाँ, एज पर एक्ट, एज पर डेफिनेशन ये कवर नहीं होता था, बट इस पे केसेस हुए और फिर इसको कवर किया गया, ठीक है। हाउएवर इंडियन कोर्ट्स हैव लिबरली इंटरप्रिटेड, इसको स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट नहीं किया कि नहीं जितना बोला उतना ही, उसको लिबरली इंटरप्रेट किया। तो बहुत बार केसेस हुए इसके ऊपर और इसको लिबरल मीनिंग निकाला गया, उसको थोड़ा लीनियंटली उसको आपने इंटरप्रेट किया। तो लिबरली इंटरप्रेटेड द टर्म एंड हैव रिकॉग्नाइज्ड वाइड डेफिनेशन एज गिवन इन इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ में सब कवर होता है, उसमें एक्सीडेंट्स भी कवर होते हैं, ठीक है। तो इंडियन लॉ में वो ऐसी रह गई थी जो कि एक सीमित दायरे में ही बात करती थी, लेकिन ये हमारा इंटेंशन नहीं था, इसीलिए कोर्ट ने इसको वाइड डेफिनेशन बनाया। फिर कोर्ट ने बोला कि इसकी वाइड डेफिनेशन मानी जाएगी एज गिवन इन इंग्लिश लॉ टू कवर द लॉस कॉज्ड इवन बाय द इवेंट्स और एक्सीडेंट्स विच में नॉट बी बेस्ड ऑन पर्सन्स कंडक्ट। तो पर्सन के कंडक्ट पे नहीं भी डिपेंड हो रहा है तो भी कवर किया जाएगा, ठीक है। अंडर इंग्लिश लॉ की अब डेफिनेशन बताइए। और यही चीज को 13th रिपोर्ट में बताया गया था ऑफ द लॉ कमीशन कि उन्होंने क्या क्या चीज इसमें इंक्लूड किया, ये क्लैरिफाई किया, ठीक है। आप देखोगे एक्ट में अमेंड नहीं हुआ है, एक्ट में अभी भी डेफिनेशन उतनी ही दी है, बट ये क्लैरिफिकेशन है, ठीक है। तो अंडर इंग्लिश लॉ अ प्रॉमिस टू सेव अ पर्सन, जहां पे बचाया जा रहा है, हार्मलेस फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्ट, ये इंडेमनिटी है। सच अ प्रॉमिस कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड फ्रॉम द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस, ठीक है। तो इंडेमनिटी का मतलब क्या है? इंग्लिश लॉ में इंडेमनिटी इज अ प्रॉमिस टू सेव अ पर्सन हार्मलेस फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्ट। अब एक्ट किसका ये नहीं लिखा है, इंग्लिश लॉ में सब एक्ट को कवर करते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा भी कार्य हुआ है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं था, इंसानों के द्वारा नहीं हुआ, तो वो भी इसमें कवर होता है, ठीक है। और यही चीज को फिर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन इट्स 13th रिपोर्ट हैज रिकमेंडेड दैट द स्कोप ऑफ 124 कैन बी एक्सटेंडेड, इसको एक्सटेंड किया जाएगा to include cases where not necessary that the indemnity holder should first discharge his liability। ये भी एक चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा जोर दी गई। पहले क्या होता था? पहले ऐसा होता था, मेरी अगर कार को डैमेज होता है तो मैं पहले कार को लेके जाता था, खुद अपने पैसे से उसको ठीक कराता था, और उसके बाद फिर मैं क्लेम करता था फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो मेरे को जो भी खर्चा है पहले अपने जेब से भरना पड़ता था, वो ठीक हो जाती थी कार, फिर मैं बिल सबमिट करता था इंश्योरेंस कंपनी में और वो वहां से मेरे को पैसा देते थे जो मेरे अकाउंट में आता था। बट ये 13th लॉ कमीशन की रिपोर्ट में ये भी बोला गया कि अब ये जरूरी नहीं, तो कैशलेस क्लेम्स हो सकते हैं। आजकल आप देखोगे तो सब कैशलेस चलता है, आपको अब ये सब करने की जरूरत नहीं होती। अब आप अगर गाड़ी को डैमेज होता है तो डायरेक्ट गाड़ी ले जाओ, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता, वहीं से वो लोग क्लेम रेस करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती और फिर वो पैसे से जो भी खर्चा हुआ है वो सब ठीक कर देते, यानी जो भी नुकसान हुआ है वो ठीक कर देते।
ठीक है, तो ये भी जरूरी नहीं। तो ये भी 13th रिपोर्ट में बताया गया लॉ कमीशन के द्वारा कि अब ये जरूरी नहीं कि पहले हम खर्चा पे करें और उसके बाद रियम्बर्समेंट हो। तो यहाँ पे अगर ये पक्का है कि द लॉस इज एब्सोल्यूट, लॉस होने ही वाला है या हो चुका है, तो ऐसे केस में डायरेक्टली भी हम बुला सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि देखो हमारा नुकसान हुआ है तो तुम इसको भरपाई करके दो, भले हमने अभी पे नहीं किया बट फिर भी अगर कुछ डैमेज हो चुका है तो हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, जब लॉस एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट है ना 100% है कि होने ही वाला है अब, ठीक है, तो ऐसे केस में हम उसको बुला सकते हैं। तो वही बताया, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द इंडेमनिटी होल्डर शुड फर्स्ट डिस्चार्ज द लायबिलिटी एंड देन क्लेम रियम्बर्समेंट। तो इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं। द इंडेमनिटी होल्डर कैन कंपेल पेमेंट फ्रॉम द इंडेमनीफायर इवन बिफोर ही हैज मेट हिज लायबिलिटी। ठीक है, तो उसने पेमेंट नहीं किया फिर भी वो बुला सकता है, डायरेक्टली पैसे मांग सकते हैं। तो एक कैशलेस वाले जो चीजें चलती है उससे उसके बारे में बताया गया था। तो कैशलेस क्लेम्स होते हैं आजकल, आपको पता होगा जितने भी क्लेम्स होते हैं आजकल कैशलेस होते हैं। इवन आप मेडिकल वगैरह का देखोगे तो हॉस्पिटल्स होते हैं रिकॉग्नाइज्ड, वहाँ आपको पैसा नहीं देना पड़ता, डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देती है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले अपने को खर्चा करना पड़ता था फिर इंश्योरेंस कंपनी अपने को पैसा देती थी। अब ऐसा नहीं है, अब डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी उनको ही पैसा दे देती है, हॉस्पिटल वालों को या रिपेयरर को, तो उन लोग को डायरेक्ट पैसा दे दिया जाता है, ऐसा है। और दूसरा जो चीज बताई गई, लॉस नॉट कॉज बाय कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन, ये भी इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, इट विल इंक्लूड लॉस इफ इट इज नॉट कॉज बाय द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्ट ऑफ गॉड है, एक्ट ऑफ नेचर है, तो वो चीज भी इसमें कवर होगी। ठीक है, तो डेफिनेशन बहुत नैरो थी बट इसको वाइड इंटरप्रेट किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ खास काम के हैं नहीं, वैसे आपको इस पे क्वेश्चन नहीं आता, इंडेमनिटी पे आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, आपको मेन क्वेश्चन आते हैं गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स पे। ठीक है, इंडेमनिटी पे पहले आता था वही ड्राफ्टिंग, अब ड्राफ्टिंग आपको है नहीं तो वो आने के चांस नहीं है। ठीक है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर, इंडेमनिटी होल्डर के क्या क्या अधिकार है, क्या क्या चीज क्लेम कर सकता है वो। तो 3 राइट्स है, एक तो डैमेजेस, नुकसान हो रहा है वो, दूसरा केस फाइल करने का खर्चा, ऐसी भी इंडेमनिटी हो सकती है जिसमें मेरे को केस फाइल करना है और मैं बोल रहा हूं, मेरे को आगे वाला बोल रहा है कि मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊंगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, केस फाइल करने का खर्चा। जैसे मैं कोई केस करना है, मेरा एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है और मेरे को मेरे फ्रेंड ने बोला कि मैं पूरा खर्चा उठाता हूँ, ये भी एक प्रकार की इंडेमनिटी होगी। बट यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे मैं गड़बड़ कर सकता हूँ, मेरे को पता है कि यार खर्चा तो वो उठा रहा है, तो मैं जानबूझ के यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर सकता हूँ कि जानबूझ के महंगा वकील रखे, उससे आधा पैसा अपन ने ले लिए, बाकी उसकी फीस बताए, तो ऐसा करके अपन फ्रॉड कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे एक और क्लॉज आ जाता है साथ में, प्रोवाइडेड ही एक्टेड प्रूडेंटली और विद द अथॉरिटी ऑफ इंडेमनीफायर। या तो उसने प्रूडेंटली किया, प्रूडेंटली मीन्स एक रीजनेबल व्यक्ति जितना खर्चा करता है उतना ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो भरपाई करके दे रहा तो अपन जितना चाहो खर्चा करो, ऐसा नहीं चलेगा। एक रीजनेबली प्रूडेंट व्यक्ति जितना खर्चा करेगा, ठीक है, तो उतना खर्चा होगा तो भरपाई करके मिलेगी, या फिर पूछ के खर्चा किया है तो भरपाई करके मिलेगी। ठीक है, तो ये 2 चीज उसमें बताई गई है। तो पहला तो बोलता है ऑल द डैमेजेस विच मे बी कंपेल्ड टू पे इन अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू विच द प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई अप्लाइज। तो आपको सिर्फ एक ही वर्ड ध्यान रखना है, डैमेजेस। दूसरा, ऑल द कॉस्ट ऑफ सूट्स, तो केस फाइल करने का खर्चा, विच मे बी कंपेल्ड टू पे इन सच सूट्स प्रोवाइडेड ही एक्टेड प्रूडेंटली और विद द अथॉरिटी ऑफ द इंडेमनीफायर। इसमें भी सिर्फ आपको ध्यान रखना है ऑल कॉस्ट रिलेटेड टू सूट्स। और तीसरा, ऑल सम्स विच ही मे हैव पेड अपॉन अ कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट। कभी कभी कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, कॉम्प्रोमाइज यानी क्या, तो झगड़ा चल रहा है, मेरे को किसी से 50,000 लेना था, अब वो झगड़ रहा है, वो बोल रहा है कि नहीं 30,000 लेना है, अब झगड़ा कर रहे हैं हम लोग, अब मैं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ और मेरे को एक व्यक्ति ने बोला कि जो भी कॉम्प्रोमाइज में नुकसान होगा वो मैं भर के दूंगा। तो जैसे मेरे को 50 लेना था, अल्टीमेटली 40 मिला, तो बाकी 10,000 मैं इंडेमनीफायर से क्लेम कर सकता हूँ। ये भी एक प्रकार की इंडेमनिटी हो सकती है। ठीक है, तो ये तीसरी है कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट, कॉम्प्रोमाइज किया अपन ने और उसमें नुकसान हुआ, यहाँ पे भी लेकिन जानबूझ के फिर मैं कम में कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, इसीलिए यहाँ पे भी बोल दिया है कि यहाँ पे भी प्रूडेंटली एक्ट होना जरूरी है। ठीक है, वैसे फर्स्ट पॉइंट में भी ये होता है, फर्स्ट पॉइंट में लेकिन ये प्रूव करना मुश्किल होता है। फर्स्ट पॉइंट में भी जैसे कार का अगर मैंने इंश्योरेंस कराया हूँ तो मैंने अगर हेडलाइट फूट गई तो हेडलाइट फूट गई तो उसका इंश्योरेंस कंपेंसेशन मिलेगा, बट अगर हेडलाइट फोड़ दी गई है, जानबूझ के फोड़ा मैंने, तो वैसे केस में उसका कंपेंसेशन नहीं दिया जाता। ठीक है, तो वो पता नहीं लगता, पता करना मुश्किल है, बट अगर पता लग गया तो उसका कंपेंसेशन नहीं मिलता, जानबूझ के अगर अपन नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, कई लोग करते हैं कि इंश्योरेंस है,
अपनी थोड़ी सी फूटी थी हेडलाइट और फोड़ दिए और क्लेम कर लिए, करते हैं आजकल तो जीरो डिप्रिसिएशन है। जीरो डिप्रिसिएशन है ना, पूरा आपको क्लेम मिलता है, आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। पहले कुछ पे करना पड़ता था, 40-60 रेशियो ऐसा होता था, फिर भी पूरा था। जो चीज़ आपकी 100 रुपये में ठीक होने वाली थी उसके लिए 40 रुपये लग रहे हैं आपको, तो पुराता था फिर भी। ठीक है, तो ऐसा करना नहीं, ये मैं बता रहा हूँ। इंश्योरेंस में लोग उसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। तो ये इवन मेडिक्लेम वगैरह में लोग गलत फ्रॉड वगैरह करते हैं। मैंने बताया था आपको, लोग आग लगा देंगे खुद की दुकान पे और कचरा वचरा जला देंगे, बोलेंगे हमारे गुड्स जल गए और क्लेम कर लेंगे। तो ये सब भी किया जाता है। तो ये भी इंडेमनिटी जो है, इंश्योरेंस जो है, ये फ़ायदा उठा लिया जाता है कभी कभी इसका, तो होता है। और ये लोगों को पता भी है लेकिन फिर भी कुछ नहीं करते लोग, तो चलता है आजकल, होता है। बीच में कोई तो भी सीरियल देख रहा था, मैं नहीं देखता, घर वाले देख रहे थे, तो वो चल रहा था, उसमें बताया था वो कोई तो भी एक बाई है, वो कुछ तो भी कपड़े वपड़े का कारोबार करती, उसके यहाँ वो आग वाग लग गई और जल गया, तो उसके ऊपर आरोप लगा रहे थे तुमने खुद जलाया, फ्रॉड किया, ऐसा कुछ कुछ था। कुछ तो भी है, वो सोनी में आता है एक ऐसा सीरियल, वो सब लेडीज़ वाला है, उसका नाम भी ऐसे ही कुछ है, लेडीज़ करके कुछ, हाँ लेडीज़ स्पेशल या ऐसा कुछ तो भी है। तो वो है ना, ऐड आती ना, हाँ बस वही, मैं भी ऐड में, मैं देखता नहीं बट ये हुआ था ऐसा, तो ये होता है। हाँ ये होता है, सीरियल वगैरह ये सब कुछ कुछ चीज़ें अच्छी भी बताते हैं। अब जैसे ये बताया तो इससे कुछ सीखने मिलता है। ऐसे सीरियल एक बार का देखे तो चलता है कि आपको समझ में आ रहा है कि चूहे खा जा रहे कपड़े या जल जा रहे हैं, तो इससे समझ में आ रहा है। वो भलते भलते सीरियल तो देखने ही नहीं, वो संध्या बिंदनी बकवास है, तो देखने का नहीं बिल्कुल नहीं। एक्चुअल में वो बहुत भारी है, वो तो मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ। ये सब आपके घर वालों की जो ये एक्सपेक्टेशन बढ़ा देते हैं, फालतू के सीरियल है, तो ये सब देखना नहीं। घर वाले बोलते देख संध्या बिंदनी दिन भर घर के काम कर रही, उसके बाद पढ़ाई कर रही, फिर पुलिस वाली बन गई, फिर बोलते देख आनंदी को, आनंदी थी एक, तो देख मास्तरीन बाई बन गई, घर के काम कर रही, तेरे को सब सहूलियतें मिल रही, फिर भी तू पढ़ाई नहीं कर रहा। तो ऐसा होता है अपने साथ, तो बहुत गालियाँ पड़ती। तो वो सब मिथ है, वो सब होता नहीं है एक्चुअल में, एकदम मजाक हलवा है क्या एकदम, हाँ ना। ऐसा बताते हैं कि बस एकदम आसान है, अपन सिर्फ सीए कर रहे हैं, वो भी मुश्किल जाता, वो सब करने के बाद फिर आईपीएस बन गए, एकदम हलवाई हो गया, करते हैं। तो ऐसा होता है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। खैर ठीक है, इसीलिए ज़्यादा सीरियल वीरियल देखने का नहीं, फिर घर पे गालियाँ पड़ती। हाँ तो ये तीन चीज़, डैमेजेस नहीं सबको पड़ती। अब जैसे मार्क्स अच्छा है तो भी गालियाँ पड़ती, अब आपको पड़ती होगी, शर्मा जी के लड़के को देख, पड़ती ना, पड़ती। हाँ होता है ऐसा। एक बार की बात है कि एक लड़का था, उसको 90% मार्क्स आए, उसको डांट पड़ी, बताया था ना, उसको डांट पड़ी, उसको बहुत मरे, देख शर्मा जी के लड़के को 95% मार्क्स आए। अब शर्मा जी के लड़के के यहाँ अलग केस होता, शर्मा जी के लड़के के यहाँ था, देख गुप्ता जी की लड़की को 99% मार्क्स आए, फिर वो शर्मा जी का लड़का बोलता उसको देख के ही तो मार्क्स कम हुए, तो यहाँ तक की बात होती है। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से संबंध नहीं है, ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ, बट ठीक है ठीक है। हाँ अरे आगे बढ़ते हैं। हाँ तो ये तीन प्रकार की चीज होती है, डैमेजेस नुकसान, कॉस्ट ऑफ सूट केस फाइल करने का खर्चा, और कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट समझौता करने का खर्चा। समझौता करने में भी नुकसान होता है, तो जब अपन समझौता करते, कॉम्प्रोमाइज करते, उसमें अगर नुकसान हुआ तो वो नुकसान की भरपाई करना। तीन प्रकार के नुकसान इसमें कवर होते हैं। ठीक है, फिर इंडेमनिटी होल्डर हैज अदर राइट्स बिसाइड्स दोज मेंशन्ड अबव इफ ही हैज इनकर्ड लायबिलिटी। अब ये वही है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इफ ही हैज इनकर्ड लायबिलिटी, नुकसान हो चुका है, एंड द लायबिलिटी इज एब्सोल्यूट, 100% है कि अब खर्चा तो होना ही है, ही इज एंटाइटल्ड टू कॉल अपॉन हिज इंडेमनिफायर टू सेव हिम फ्रॉम द लायबिलिटी एंड टू पे फॉर इट। ठीक है, गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदान। तो इसमें वही बोला था कि जरूरी नहीं कि पहले मैं खर्चा उठाऊं और बाद में क्लेम करूं, मैं डायरेक्टली, अगर ये पक्का है कि नहीं नुकसान तो होना ही चाहिए अब, तो मैं डायरेक्टली इंडेमनिफायर को बोल सकता हूं कि तुम खर्चे की भरपाई करके दो। ठीक है, तो ये बताया गया कि डायरेक्टली आप बोल सकते, जरूरी नहीं पहले आप भरपाई करो, पहले आप पैसा भरो फिर आप रिकवर करो, इसकी कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये केस में बताया गया था, और इसके बाद फिर इसको इनकॉर्पोरेट किया 13th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो ये दो चीज आई, एक कैशलेस वाला कि अगर आपको पक्का है कि लायबिलिटी हो ही चुकी है, नुकसान हो चुका है, तो आप डायरेक्टली उससे पैसा मांग सकते हैं, और दूसरा लॉस पर्सन के द्वारा हो, यह जरूरी नहीं।
ठीक है, तो ये दो चीज़ को बाद में इनकॉर्पोरेट किया, पहले इस पे केसेस हुए, झगड़े हुए, उसके बाद इसको इनकॉर्पोरेट किया। ऐसा है, एग्जाम्पल्स दिए हैं, पढ़ लेते एक बार, फिर अपन आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, गारंटी। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल काम के होते हैं, तो वो एग्जाम के पल में बहुत काम आते हैं, इसीलिए उसका नाम होता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ठीक है ठीक है। हाँ, ए में कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई बी, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो बी को नुकसान की भरपाई करेगा अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स विच सी में टेक, सी उसके ऊपर जो भी प्रोसीडिंग्स लेगा उसके लिए वो पैसा भरपाई करके देगा, अगेंस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ सम ऑफ रुपीज 5000, 5000 रुपए तक के इंडेमनिटी दिया। ठीक है, तो लिमिट होती है, आप जो इंश्योरेंस भी कराते हैं सबकी लिमिट होती है कि इतने नुकसान तक के हम भरपाई करेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा नुकसान, तो वो लिमिट होती है। ठीक है, एडवांस बाय सी टू बी, इन कॉन्सिक्वेंस when B, who is called upon to pay the sum of money to C, fails to do so, C would be able to recover the amount from A as provided in section 124। यानी यहाँ पे उसने बोला था कि मैं भरपाई करके दूंगा, तो A को भरपाई करके देना पड़ेगा, A को पे करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा है, सिंपल एग्जांपल है। दूसरा भी सिंपल है, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं कि X एक शेयर होल्डर है, इसका एक शेयर सर्टिफिकेट गुम गया, तो उसने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मांगा, तो कंपनी बोलेगी ठीक है हम डुप्लीकेट तो देंगे, लेकिन उसको बोला जाएगा ऑन द टर्म दैट एक्स विल कंपेंसेट द कंपनी अगेंस्ट द लॉस वेयर एनी होल्डर प्रोड्यूसेस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट। अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस होता है और कंपनी को 2 बार पेमेंट वगैरह करना पड़ता है या कोई नुकसान होता है, तो उसको बोला जाएगा तुम हमको भरपाई करके देना। तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है बिटवीन मिस्टर एक्स एंड द कंपनी। ठीक है, तो ये सिंपल से पॉइंट्स है, इस पर आपको कुछ खास पूछा नहीं जाता है, 1-2 मार्क का छोटा मोटा कुछ पूछा जा सकता है, बट वैसे आप देखोगे इस पे ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस देखे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन गारंटी समझने के लिए हमको इंडेमनिटी समझना जरूरी था, तो इसीलिए हमने पहले इंडेमनिटी देखा। सेक्शन में अमेंडमेंट नहीं किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ उसका क्लैरिफिकेशन निकाला, तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात वही हो जाती है। ठीक है, सेक्शन में अमेंड किया जा सकता था बट नहीं किया वो, तो कभी कभी होता है सेक्शन में अमेंड नहीं करते बट कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन निकाल देते हैं या नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, बट उसके भी वही उसकी भी मान्यता रहती है, वो भी उतने ही एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो नोटिफिकेशंस होते हैं, सर्कुलर्स होते हैं, डायरेक्टिव्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें भी होती है, ये भी लॉ का हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो वो भी कानून है, इसका ये मतलब नहीं कि वो कानून नहीं है। ठीक है, वो भी वैलिड हो गया है अभी। ठीक है, ऐसा है। अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन आएगा। तो गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, नहीं प्रीमियम पे नहीं किया तब नहीं होता, प्रीमियम पे करना जरूरी रहता है। तो प्रीमियम अगर आप पे नहीं करोगे तो इंश्योरेंस खत्म हो जाते हैं। लाइफ इंश्योरेंस की बात और है, लाइफ इंश्योरेंस इंडेमनिटी नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। वैसे आपको पता होगा ये, लाइफ इंश्योरेंस जो होते हैं इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। जनरल इंश्योरेंस जो होते हैं वो इंडेमनिटी होते हैं, क्योंकि इंडेमनिटी का क्या मतलब है, नुकसान की भरपाई करना। तो गाड़ी का इंश्योरेंस है, घर का इंश्योरेंस है, गोडाउन का इंश्योरेंस है, ये सब इंडेमनिटी है। यहाँ नुकसान की भरपाई हो सकती, पर सोच के देखो किसी की लाइफ अगर जाती है तो भरपाई होंगी क्या? नहीं। मैं गचक गया तो भरपाई हो सकती क्या? तो नहीं। इंसान की लाइफ की वैल्यू नहीं लगाई जा सकती, कितना नुकसान हुआ ये नहीं लगाया जा सकता। अगर मेरी डेथ होगी तो कितना नुकसान होगा ये नहीं निकाला जा सकता। अगर नुकसान ही नहीं निकाल सकते तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो कभी भी लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है, बट जनरल इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये ध्यान रखना, कभी एक आध बार क्वेश्चन आ सकता है करेक्ट इनकरेक्ट नेचर का, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस कभी भी इंडेमनिटी नहीं होगा, क्योंकि इंसान की लाइफ की आप वैल्यू नहीं लगा सकते, ठीक है। इसीलिए लाइफ अगर जाती है तो उसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती, ठीक है, और भरपाई नहीं हो सकती तो इंडेमनिटी नहीं है। वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, बट ये सभी कंटिंजेंट है। इंडेमनिटी इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कंटिंजेंट यानी ये तय नहीं है कि पैसा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, कंटिंजेंट है। इट डिपेंड्स ऑन अ पर्टिकुलर इवेंट। पढ़े थे ना पिछले साल, हाँ, शिप आना, जब भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आता था शिप आती थी, ठीक है। तो देखे थे आपने, बचपन से शिप तो देखते आ रहे, बाबा ब्लैक शिप, वो शिप अलग थी, था ना, बचपन में पढ़े थे। खैर छोड़ो। तो हाँ हाँ हाँ, इंश्योरेंस खत्म हो जाता।
उसमें क्लेम लिखे होते हैं कि कितना क्लेम होगा, एक बार वो स्टॉक खत्म हो गया, इंश्योरेंस खत्म। ठीक है, तो जो भी पर्टिकुलर चीज़ है उसका इंश्योरेंस तब तक रहता है जब तक वो चीज़ है, चीज़ खत्म, इंश्योरेंस खत्म। हाँ, वो लाइफ इंश्योरेंस एक्चुअली प्योरली इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं रह गए, अपना लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो गए। एक्चुअल में क्या था, प्योरली जो इंश्योरेंस होता है ना वो होता है टर्म इंश्योरेंस। तो खैर आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ बताने की, ये सब ये एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगा आपके लिए। तो आपने एक्चुअल में टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, टर्म प्लान बोलते हैं अपन। तो टर्म प्लान का मतलब क्या होता, वो सिर्फ तब पैसा मिलता है जब डेथ होती है, लेकिन लोग वो लेते नहीं थे। एक्चुअल में परफेक्ट अगर इंश्योरेंस लेना है, प्लानिंग करना है, तो आपने कभी इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट करके नहीं लेना चाहिए। इंश्योरेंस को सिर्फ इंश्योरेंस करके ही लेना चाहिए कि वो अगर डेथ होगी तब मिले, तो वो बहुत सस्ता हो जाता है। टर्म प्लान जो होते हैं बहुत सस्ते होते हैं वो, तो वो टर्म प्लान लेना चाहिए। लेकिन लोग लेते नहीं थे क्योंकि लोगों को लगता था यार मैं 5,000 रुपये दे रहा, मेरे को बदले में तो कुछ नहीं मिल रहा। बदले में रिस्क की भरपाई होती थी, रिस्क रहता था, वो रिस्क वो ले लेता था कि अगर कुछ होगा तो पैसा देंगे। लेकिन लोग पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करते थे उसमें, क्योंकि लोगों को जब तक कि रिटर्न ना मिले तब तक कोई वैल्यू नहीं लगती। तो इसीलिए फिर एंडोमेंट प्लान्स लाए गए। एंडोमेंट प्लान्स का मतलब होता है जहाँ पे आप जमा करोगे उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट में जाता है, कुछ हिस्सा रिस्क आपका कवर करता है, तो वो दोनों जुड़ा हुआ है। जबकि देखो तो बकवास प्लान होते हैं, अगर आप देखोगे तो आपको 20 साल बाद रिटर्न क्या मिलता है, तो 5-6% मैक्सिमम मिलता है, उससे ज़्यादा तो आपको बाकी जगह मिल जाता है। तो इंश्योरेंस को कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करके नहीं लेना चाहिए, इंश्योरेंस को सिर्फ एज ए इंश्योरेंस ही लेना चाहिए। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करना है तो बाकी जगह है, म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड सही है, करना चाहिए। अभी मार्केट डूबा है इसीलिए बात और है, बाकी वैसे सही है। ऐसे ही नहीं कोई भी म्यूचुअल फंड में डाल दिए। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में डालो तो हमेशा फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी ऐसी कंपनीज़ है जो लॉन्ग टर्म में डाले तो डूब गए, बहुत सारे। यस बैंक है, कब से डाल के रखे लोगों ने, लॉन्ग टर्म वाले तो डूब चुके हैं उसमें। अभी 60 रुपये पे चल रहा है शेयर, आज बढ़ा है 65 चल रहा है शायद, तो होता है। फिर रिलायंस कम्युनिकेशन है, यूनिटेक है, एक टाइम 600 रुपये का शेयर था, अभी 2 रुपये का शेयर, 2 रुपये भी नहीं, अभी तो 85 पैसे पे चल रहा है वो। तो ऐसे गिर भी जाते हैं शेयर्स। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि लॉन्ग टर्म में हमेशा फ़ायदा ही रहे, तो लॉन्ग टर्म में भी आपको सोच के लेना पड़ता है कौन सा शेयर लेना, क्या लेना। तो ऐसे ही नहीं कोई भी उठा लिए तो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही होगा, ऐसा नहीं होता, लॉन्ग टर्म में भी नुकसान होता है। ठीक है, तो ऐसा बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ये सब सोच के करना चाहिए, तो बिना सोचे समझे किए तो नुकसान होता है। ठीक है, तो जितने भी इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम खुद रिटर्न कर लेंगे, हम खुद प्लान कर लेंगे, बट उसमें फिर वो भसका देते, पूरा प्लानिंग वैनिंग बकवास कर लेते। लोग रहते एग्रीकल्चरल इनकम बताए कि भाई हमको टैक्स नहीं लगेगा, इसीलिए बाद में पता लगता है उनके पास एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज नहीं है, तो लैंड ही नहीं है, बट एग्रीकल्चरल इनकम बता रहे। तो करते हैं लोग ऐसा, तो कुछ भी प्लानिंग करते लोग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए सीए के पास जाना चाहिए, सीए से काम कराना चाहिए। तो लोग सोचते नहीं, अपन डॉक्टर नहीं, अपन भी वैसे ही करते, अपन डॉक्टर के पास नहीं जाते, खुद ही ले लेंगे, क्रोसिन ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे। तो ऐसा नहीं होता, सबने अपना अपना काम करना चाहिए, तो अपन ने अपना काम करना चाहिए, तो ऐसा होता है। हाँ हाँ हाँ, अलग अलग पॉलिसी होती है। टर्म प्लान जो है उसमें वापस नहीं मिलता, जैसे 70 साल का हो गया, पॉलिसी खत्म हो गई, तो कोई पैसा वापस नहीं मिलता, डूब गया, जितना भी पैसा डाला था उसमें। मरा होता तो फायदा होता, नहीं मरा तो नहीं मरा तो फायदा नहीं हुआ। ठीक है, नुकसान हुआ ऐसा नहीं बोलेंगे हम, फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो उसमें मरता तब फायदा होता, लेकिन एंडोमेंट फंड है तो उसमें वापस मिलते हैं। और भी बहुत प्रोडक्ट है, लोग तो नए नई चीज़ें बनाते रहते हैं। एक यूलिप चलता है आजकल, यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, उसमें इंश्योरेंस भी है और आपका पैसा उसमें डाला जाता है मार्केट में, शेयर मार्केट में। तो उसमें शेयर, उसमें लिखा रहता है रिस्क है इसमें, तो उसमें तो हो सकता है आपका नुकसान भी हो, आपने जितना डाला वो भी वापस ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो उसमें दो चीज़ के बेनिफिट है, एक इंश्योरेंस, दूसरा म्यूचुअल फंड। तो दो चीज़ के बेनिफिट मिला के एक पॉलिसी बनाई जाती है यूलिप, तो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो वो भी काफ़ी बिकती है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, म्यूचुअल फंड तो अच्छे ही है लॉन्ग टर्म के लिए, उसमें भी लेकिन कुछ बेकार फंड्स भी होते हैं जिसमें नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी आपने जब भी डाल रहे तो उस पर पूरी स्टडी कर लेना चाहिए कि भाई कैसा क्या है, उसमें कितना पुराने रिटर्न्स कैसे रहे, कौन मैनेज कर रहा है, फंड मैनेजर्स होते हैं उसके, उनकी प्रोफाइल होती है, तो ये सब चीज़ें देखना पड़ता है। तो ऐसे ही नहीं उठे सीठे कुछ भी किए, तो कभी कभी होता है अपन खुद ही कर लेते हैं और फिर बाद में नुकसान होता है, कुछ भी प्लानिंग कर लेते हैं। मैंने आपको एक कहानी बताया था, आपको याद होंगी, तो वो जोक था ना एक, वो इंजीनियर वाला, 4 इंजीनियर और 4, हाँ बताया था मैंने,
4 इंजीनियर थे और 4 सीए थे, चारों जन ट्रैवल करते रहते हैं एक रेल से। यहाँ से समझो नागपुर से मुंबई जा रहे हैं। अब इंजीनियर और सीए बात होती है आपस में, इंजीनियर वगैरह टिकट विकेट लेके बैठे रहते हैं, 4 टिकट लेके। सीए लोग 1 टिकट लेके बैठते हैं, एक ही टिकट रहती है उनके पास। अब बातों बातों में निकलता, अरे तुम 1 टिकट पे कैसे क्या ट्रैवल कर रहे हैं। अब सीए लोग बोलते तुम देखते जाओ, बस आगे आगे देखते जाओ। अब टीटी आता चेक करने, तो यहाँ से वो चारों उठते सीए लोग, जाके टॉयलेट में घुस जाते। अब चारों इंजीनियर अपनी टिकट बताते हैं और वो टीटी जाता आगे, वहाँ पे वो टॉयलेट में गए रहते, टॉयलेट खटखटाता, वहाँ से एक हाथ निकालता, टिकट दिखा देता, वो चेक कर लेता, उसको लगता है एक ही जन होगा अंदर, अंदर 4 लोग होते। टीटी चला जाता, फिर आके वो बैठ जाते। वो इंजीनियर बोलते यार सही प्लानिंग है यार तुम्हारी, अगले बार हम भी ऐसे ही करेंगे। अगले बार फिर से वो वैसे ही सोचते, फिर से 4 इंजीनियर 4 सीए साथ में जा रहे हैं। अब क्या होता, इस बार इंजीनियर लोग चारों टिकट नहीं, 1 टिकट लेते, 4 टिकट नहीं लेते, 1 ही टिकट लेते, और जो सीए रहते वो 1 भी टिकट नहीं लेते। अब क्या होता, अब आता है टीटी, इधर 4 इंजीनियर एक टॉयलेट में, 4 सीए एक टॉयलेट में, तो अलग अलग इसमें चले गए। इधर से एक सीए निकलता खटखटाता, उधर से वो टिकट देता, ये टिकट लिए इधर अंदर घुस गए। अब टीटी आता, वो चारों को बाहर निकालता, इधर पे खटखटाता, एक टिकट निकलती, चेक करता, ये लोग ट्रैवल कर लेते। तो बिना टिकट के ट्रैवल कर लिए इनने। फिर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, इसके बाद एक बार मुंबई में चलते रहते हो, मुंबई के लोकल ट्रेन में। अब फिर से 4 इंजीनियर 4 सीए, चारों सीए बोलते इस बार तो हमने चारों टिकट लिए। वो बोले 4 टिकट हमने तो 1 ही लिए, फिर से हम ऐसे ही प्लान करेंगे। फिर अब टीटी आता, वो देखते तो चारों सीए अपनी टिकट बता देते, और वो बेचारे टॉयलेट ढूंढ रहे, तो टॉयलेट ही नहीं रहता लोकल ट्रेन में, ढूंढ रहे बेचारे। तो ऐसा है, तो इसीलिए ये जो प्लानिंग होती है, तो प्लानिंग सोच समझ के करना पड़ता है, ऐसे नहीं कुछ भी प्लान कर लिए। तो ये सब प्लान करने के पहले भी सोचना पड़ता है। तो इसीलिए आपको जो भी ये रहते हैं, जैसे अपने को भी बीमार हुए तो अपन ने डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, अपन ने खुद ही कर लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। वैसे ही सीए का है, ठीक है। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, जाऊ द्या काय करायचं आहे आपल्याला। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। ये सब कोई मतलब नहीं है, डेफिनेशन समझो, कंसेप्ट समझो। तो देखो क्या होता है, समझो आपने एक नया बिजनेस चालू किया, कोई भी नया बिजनेस। अब समझो आपने कपड़ों का बिजनेस चालू किया, आपने बहुत एकदम लेविश खर्चा कर दिए, मस्त दुकान वुकान बना लिए चकाचक, एकदम काउंटर वाउंटर एकदम तबाही। अब बहुत अच्छा खर्चा कर लिए, अब समझ में आया यार माल भरने को तो पैसे ही नहीं है, तो जो भी गुड्स लाना था आपको, कपड़े उपड़े लेके आना था, उसके लिए पैसे ही नहीं बचा, पूरा खर्चा यहाँ पे हो गया। आप जाते हैं उधारी लेने, उधारी कोई देता नहीं, एकदम तुरंत थोड़ी कोई उधारी देगा। तो कोई भी कहीं भी आप जाते हो, तो पहले बार जब आप जाते हो तो नगद में देना पड़ता है, लिखा रहता है ना, आज नगद कल उधार, ऐसा लिखा होता है बहुत जगह। तो पहले नगद में आप देते हो, कैश ट्रांजेक्शंस होते हैं, जब भरोसा हो जाता है फिर वो उधारी में आपको गुड्स देते हैं, ठीक है। कुछ लोग तो देते ही नहीं, वहाँ पे वो लिख देते हैं राहुल गांधी के पीएम बनने तक उधारी बंद, यानी उधारी नहीं दी जाएगी। तो खैर तो उधारी में आप गुड्स लेने जाते हैं, अब आपको गुड्स नहीं दिए जाते, फिर आपको याद आते हैं शर्मा जी याद आते हैं आपको। तो आप आते हैं मेरे पास, मेरे को बोलते हैं शर्मा जी वो उधारी दे नहीं रहा है कोई, आप चलोगे तो आपका तो नाम है, तो आप अगर बोलते हो कि हाँ उधारी दे दो, गुड्स दे दो, तो यहाँ पे मेरे को कुछ गुड्स मिल जाएंगे। मैं बोलता हूँ चलो ठीक है। अब आप जाते हो, ये हो आप डी, मिस्टर डी, सी के पास, मिस्टर सी के पास, और साथ में मेरे को लेके जाते हो एस को, हाँ शर्मा जी मैं आया साथ में। अब यहाँ पे आप उधारी पे गुड्स लेके आते हो, क्रेडिट में सेल किया, आपने परचेस किया, तो जो खरीदता है उसको पैसा देना है, इसको हम बोलते हैं डेटर, बोलते कि नहीं, ऐसा कुछ होता ना डेटर क्रेडिटर, सुने थे कि नहीं। जिसको पैसा लेना है वो है क्रेडिटर, ठीक है। क्रेडिट में गुड्स लेके आए, लेकिन गुड्स कब लेके आए, गुड्स हम तब लेके आए जब शर्मा जी ने बोले, शर्मा जी अगर बोलेंगे नहीं तो गुड्स देगा नहीं। तो यहां पे मैंने बोला कि ठीक है इनको गुड्स क्रेडिट पे दे दो, अगर ये पैसा नहीं देंगे तो मेरे से पैसा रिकवर कर लेना। तो मेरे बोलने के कारण इसने क्रेडिट में आपको गुड्स बेच दिया, ठीक है। तो मैंने यहां पे आके बोला कि भाई
तुम इनको गुड्स दे दो, क्रेडिट सेल कर दो, ये बराबर जो भी तुम्हारा क्रेडिट पीरियड रहेगा 2 महीना 3 महीना उतने में आके तुमको पैसा दे देंगे, और अगर नहीं देते हैं तो मैं हूं, मेरे से रिकवर कर लेना। तो यहां पे ये जो 3 पार्टीज है, 3 पार्टीज के बीच में 3 कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अपन देखेंगे 3 कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं। पहली पार्टी को हम बोलते हैं डेटर, लेकिन इसको पूरा अगर आप बोलो तो इसका नाम है प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर, मुख्य डेटर। प्रिंसिपल इसीलिए क्योंकि दूसरा व्यक्ति भी डेटर है, यहां जो दूसरा व्यक्ति है वो भी डेटर है, श्योरिटी। श्योरिटी इज ऑल्सो डेटर। आप सोच के देखो, ये पैसा नहीं देगा तो कौन देगा? एस। जो पैसा देता है उसको क्या बोलते हैं? डेटर। तो ये भी डेटर है, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर, ये मुख्य डेटर है, ठीक है। मेन डेप्ट यहां पे क्रिएट हुआ, जैसे ही क्रेडिट सेल हुआ यहां पे एक डेप्ट क्रिएट हुआ है, और ये डेप्ट को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल डेप्ट। प्रिंसिपल डेप्ट होता है एक, ठीक है। तो एक प्रिंसिपल डेप्ट क्रिएट हुआ। अब क्या होता है? हाँ, इसका भी नाम एस को हम बोलते हैं श्योरिटी, ठीक है। जनरली बोलचाल की भाषा में आप गारंटर बोलते हैं, बट यहां ये श्योरिटी बोला जाता है। उसने श्योरिटी दिया कि हाँ ये बराबर पैसा देंगे, अगर नहीं दिए तो मेरे से ले लेना, ठीक है। तो एस ने यहां पे श्योरिटी दिया कि डी विल रीपे, बराबर जैसे टर्म्स है उस हिसाब से रीपे करेगा, अगर नहीं किया तो मेरे से पैसा ले लेना, ठीक है। तो यहां पे एस को हम बोलते हैं श्योरिटी। बैंक का भी आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, बैंक में भी ऐसे ही होता है। आप लोन लेने जाते हैं बैंक के पास, बैंक आपको बोलता है कि एक गारंटर लेके आओ। आप आते हैं एक ऐसे व्यक्ति के पास जो गारंटी दे सकता है। मैं आके बोलूंगा कि हाँ इनको लोन दे दो, ये बराबर रीपे करेंगे, अगर ये लोन रीपे नहीं करते हैं तो मेरे से रिकवर कर लेना। तो ये भी एक गारंटी है, ठीक है। तो ये सब गारंटीज होती है। इवन बैंक गारंटी देता भी है, ठीक है। तो जब जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट है, समझो मेरे को किसी से बाहर से गुड्स खरीदना है, इंपोर्ट करना है। अब इंपोर्ट करना है तो वो गुड्स नहीं भेजेगा, क्योंकि वो बोलेगा यार तुमने पैसा नहीं दिया तो, और मैं पहले पैसा नहीं दूंगा। तो इंपोर्ट का ट्रांजैक्शन सोच के देखो, बाहर से मेरे को कनाडा से किसी से गुड्स मंगाना था, अब कनाडा से गुड्स मंगाना है, वो गुड्स भेज देगा और मैं पैसा नहीं दूंगा, ये हो सकता है। अब वो इतने दूर की पार्टी है, झगड़े वाली बात हो गई। तो दूसरा हो सकता है मैं यहाँ पे पैसा भेज दूंगा और उसने गुड्स नहीं भेजा तो इसीलिए गारंटी पे काम होते हैं, बैंक गारंटीज पे, ठीक है। तो बैंक गारंटी देता है कि हाँ तुम गुड्स भेज दो, शर्मा जी पैसे दे देंगे, नहीं तो हमसे ले लेना। तो मेरा बैंक रहेगा, वो मेरी गारंटी लेगा, ठीक है। तो बैंक गारंटी देता है कि शर्मा जी पैसे देंगे, नहीं दिए तो हमसे ले लेना, ठीक है। तो ये बैंक गारंटीज होती है। फिर वो गुड्स भेज देगा, उसको सिक्योर हो गया, एक बार बैंक ने बोल दिया तो बैंक एक ऑथोराइज पर्सन हो गया, उस पर भरोसा किया जा सकता है। शर्मा जी पे नहीं किया जा सकता, वो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे से कोई रिलेशन नहीं है उसका, बट बैंक पे भरोसा कर सकता है वो। बैंक तभी गारंटी देगा जब शर्मा जी रेगुलर कस्टमर है और अच्छे से उनके व्यवहार किए जाते हैं, तब वो गारंटी देता है, ठीक है। तो ये बैंक गारंटीज पे भी फिर ऐसे गुड्स वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है। खास तौर पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, तो ये इस पे भी होते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट्स, बैंक गारंटीज, ये सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये गारंटी है। तो डी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल डेटर, सी को हम बोलेंगे क्रेडिटर, एस को बोलेंगे श्योरिटी। अब यहाँ पे प्राइमरी लायबिलिटी किसकी है? तो प्रिंसिपल डेटर की। प्रिंसिपल डेटर इज प्राइमरीली लायबल। मीन्स कल चल के क्रेडिटर को जब पैसा चाहिए तो क्रेडिटर पहले जाएगा प्रिंसिपल डेटर के पास, ठीक है, और इससे पैसा क्लेम करेगा। अब पैसा क्लेम किया जा रहा है, लेकिन समझो प्रिंसिपल डेटर नहीं पे करता है, डी फेल्स टू पे। सीए कर रहा था, फेल्स टू पे, पैसा देने से फेल हो जाता है, वो नहीं पे करता। अब क्या करेगा सी? अब सी आएगा शर्मा जी के पास, शर्मा जी को बोलेगा शर्मा जी पैसे दो और मेरे को देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे एस इज कंपेल्ड टू पे। अब जैसे ही मैंने पे किया तो मेरे को एक अधिकार मिलता है, मैं रिकवर कर सकता हूं डी से। तो यहां पे मेरे को थर्ड अधिकार मिलता है डी से रिकवर करने का। इसको ही हम क्या बोलते हैं? इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मिलती है मेरे को,
तो यहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एक इंडेमनिटी छुपी हुई होती है हमेशा, ठीक है। तो मेरे को इंडेमनिटी मिलती है कि एस कैन रिकवर फ्रॉम डी, तो एस को अधिकार है वो डी से पैसा रिकवर कर सकता है, ठीक है। ये मैंने पे किया उसके बाद, तो एक बार मैंने पे कर दिया तो मैं फिर रिकवर कर सकता हूं। तो यहां पे हमेशा एक इंडेमनिटी छुपी हुई रहेगी। तीन पार्टीज, तीन कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन सी पार्टीज? अगर आप पार्टीज के एंगल से देखो तो तीन पार्टीज होती है, देयर आर 3 पार्टीज। तो पहली पार्टी रहेगी प्रिंसिपल डेटर, दूसरी होगी क्रेडिटर, तीसरी होगी श्योरिटी। अब यहां पे श्योरिटी भी लायबल है, लेकिन श्योरिटी कब लायबल है? जब डी पैसा नहीं देगा, प्रिंसिपल डेटर अगर पे नहीं करेगा, तो इसको भी हम लायबिलिटी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी लायबिलिटी। तो लायबिलिटी एस की भी है। तो एस अगर आप देखो श्योरिटी, श्योरिटी 2 कैरेक्टर प्ले करता है। श्योरिटी एक हिसाब से देखो तो डेटर भी है क्योंकि उसको पे करना है, और वो क्रेडिटर भी है, वो रिकवर कर सकता है, ठीक है। इसीलिए कभी भी इसको सिर्फ डेटर मत बोलना, इसको डेटर बोले ना गलत हो गया। ये प्रिंसिपल डेटर है, क्योंकि डेटर बोले तो ये भी डेटर है, तो 2 डेटर्स है उसमें, ठीक है। क्रेडिटर एक ही बोलते हैं अपन, इसको जनरली क्रेडिटर नहीं बोलते क्योंकि इसकी लायबिलिटी नहीं है जब तक कि इसके राइट्स भी नहीं है जब तक एक्चुअल में ब्रीच नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए इसको जनरली क्रेडिटर नहीं बोलते, क्रेडिटर सिर्फ तब बनता है जब ब्रीच होता है, ठीक है। तो इसको क्रेडिटर नहीं बोला जाता, श्योरिटी है, बट इसको एक नाम और दिया जाता है फेवर्ड डेटर। फेवर्ड डेटर है, डेटर है वो बट फेवर्ड है, उसको फेवर्स मिले, उसको बेनिफिट्स मिले, उसको एडिशनल बेनिफिट्स है कि उससे बाद में ही रिकवर किया जा सकता है, ठीक है। वो देखेंगे अपन बाद में, तो इसको फेवर्ड डेटर भी बोल सकते हैं। और यहां पे 3 कॉन्ट्रैक्ट है, तो 3 पार्टीज एंड 3 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो 3 पार्टी होती है तो 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि 2 पार्टी होती है तो 1 कॉन्ट्रैक्ट होता है। 2 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं नहीं, 1 कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस पे भी कहानी है। कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट? प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर, दूसरा क्रेडिटर एंड श्योरिटी, तीसरा श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर। तो ऐसे 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता 2 व्यक्ति 2 कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा नहीं होता 2 व्यक्ति 1 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जैसे आपने हमेशा पढ़ा है, हर केस में पढ़ा है, ये 2 व्यक्ति लगते ही हैं एक कॉन्ट्रैक्ट करने को, खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। आपको शर्मा जी ने भी बताए थे, शर्मा सर ने, हाँ फाउंडेशन में बताए थे ना आपको सीपीटी में, मैंने ये खीसे से पैसे निकाले यहाँ पे डाले, ट्रांजैक्शन हुआ क्या? तो नहीं हुआ, तो ट्रांजैक्शन नहीं होता, ऐसा बोलते थे शर्मा सर। खैर छोड़ो, तो हाँ, तो अब रिकॉर्ड हो रहा है ठीक है, सर थोड़ी देखने वाले खैर, तो हाँ, तो वैसा होता है। तो 2 जन रहे तो 1 कॉन्ट्रैक्ट होता, 3 जन रहे तो 3 कॉन्ट्रैक्ट होते। ये भी वही है, वो बचपन की कहानी, वो बताया था मैंने। बचपन में अंकल आते हैं, अंकल पूछते हैं बेटा चल तेरे को एक रिडल सुनाता हूँ। आते ना एक खुराफाती अंकल, कोई रहते खुराफाती अंकल रहते, वो आए तो हमेशा अपनी गेम लेके ही जाते। तो ऐसे वाले अंकल रहते, अपन छोटे रहते, वो आते, वो बोलते देख बेटा तेरे को एक कहानी सुनाता हूँ। वो बोलते देख, एक अंधा व्यक्ति पिक्चर देखने गया, उसको कुछ भी नहीं दिखा। अंधा व्यक्ति क्या दिखेगा, पिक्चर देखने का एज क्यों, बट गया। वो रिडल सुनाएंगे। तो अंधा व्यक्ति पिक्चर देखने गया, उसको कुछ नहीं दिखा। फिर बोलेंगे फिर एक आंख वाला गया, तो उसको एक पिक्चर दिखा। फिर आपको पूछते हैं अगर 2 आंख वाला जाएगा तो कितना दिखेगा? आप पट से बोलते 2। फिर बोलते अब तेरे को 2 दिखते क्या? फिर बोलते अरे हो मेरे को तो 1 ही दिखता। तो 2 व्यक्ति रहे तो 2 ऐसा जरूरी, 2 कॉन्ट्रैक्ट ऐसा जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा होता क्या देखो ऐसे अंकल मिटकरी सर जैसे रहते बोले हाँ तो ठीक है। हाँ सर भी बड़े रिडल्स देते, सर के जोक्स वगैरह रिडल्स वगैरह एकदम जबरदस्त रहते। तो खैर चलो तो हाँ, तो ऐसा है। तो अब देखो यहाँ पे एक और राइट है, एक वर्ड अभी बता देता हूँ,
अभी ये अपन इस पे चर्चा नहीं करेंगे, बट एक और है यहां पे मिलता है एक सब्रोगेशन, राइट ऑफ सब्रोगेशन। ठीक है, चलो सुन लो। सब्रोगेशन, सब्रोगेशन का मतलब है श्योरिटी जैसे ही पैसा दे देगा, श्योरिटी को हर वो अधिकार मिल जाएंगे डेटर के अगेंस्ट जो इसको थे, जो जो अधिकार क्रेडिटर को थे वो सब अधिकार श्योरिटी को मिल जाएंगे। ठीक है, पैसा देने के बाद। तो इसको हम बोलते हैं राइट ऑफ सब्रोगेशन। इसी को दूसरे लैंग्वेज में बोला जाता है श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर, तो वो उसकी जूतों में खड़ा हो जाता है। तो लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं लेना, मीन्स वो उसकी जगह ले लेता है। तो वैसे ही एस यहां पे जैसे ही पे कर देगा तो एस विल स्टेप इनटू हिज शूज, यानी एस इसकी जगह ले लेगा। फिर इसको जो जो अधिकार थे वो सब अधिकार इसको मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है ना, यहां पे समझो आप इसके पास गए क्रेडिट पे गुड्स खरीदने, ये कभी कभी 2 सिक्योरिटी मांग लेता है। होता है उसको, आपका चेहरा देख के लग रहा है यार नहीं 2 सिक्योरिटी ठीक रहेगी, तो 2 सिक्योरिटी मांग सकता है वो। एक क्या, एक तो बोलेगा कि एक श्योरिटी लेके आओ, दूसरी चीज वो कई बार बोलता है कि तुम कुछ एक मेरे पास गिरवी रख दो चीज, तो समझो हाँ कोलेटरल। तो वो हो सकता है वहां पे मेरे से आपसे कोई एक गोल्ड रिंग ले लिया, तो प्लस यहाँ पे रिंग ले लिया एक, तो आप उसको एक रिंग दे के आए, फोन किया आपको ने रिंग दिया, रिंग नहीं, वो रिंग नहीं, आपने एक गोल्ड रिंग दे के आए। अब यहां पे देखो इसको क्या अधिकार है कि ये इस रिंग को बेच सकता है, इससे भी पैसे रिकवर कर सकता है। ठीक है, बट अगर ये हमारे पास आता है, हमने इसको पेमेंट कर दिया, तो यहां अब हमको अधिकार है कि हम ये रिंग भी मांग सकते हैं। क्यों मांग सकते हैं? क्योंकि ये रिंग पे अधिकार था पहले इसका, अब हमको इसके पूरे अधिकार मिल जाते हैं, साथ में हमको ये रिंग लेने का भी अधिकार मिल जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं राइट ऑफ सब्रोगेशन। इस व्यक्ति को हर वो अधिकार मिलेंगे जो क्रेडिटर को थे। ठीक है, तो क्रेडिटर के पूरे जितने भी राइट्स होते हैं वो सब इसको मिल जाते हैं, इसको हम बोलते हैं राइट ऑफ सब्रोगेशन। तो पढ़ेंगे अपन ये। तो यहाँ 2 प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट छुपे हुए हैं, एक इंडेमनिटी है और दूसरा एक सब्रोगेशन छुपा हुआ होता है। ठीक है, अब एक खास बात, तो खास बात खास बात देखते हैं। आपने बचपन में पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कंसीडरेशन नहीं होता है, पढ़ा था ना? झूठ पढ़ा था, जिसने भी पढ़ाया था, हाँ तो झूठ पढ़ा था आपने। तो झूठ इसीलिए पढ़ा था क्योंकि इसमें कंसीडरेशन है जो आपको दिख नहीं रहा। सोच के देखो, अभी मैं दिखाऊंगा तो दिखेगा। मैं हूं, मैं अगर इसके पास जाके ये बोलूंगा ही नहीं कि भाई इनको गुड्स दे दो, तो क्या ये गुड्स देंगे? नहीं। तो यहां पे मेरे बोलने पे ये कार्य किया गया, गुड्स देने का कार्य किया गया, तो ये कंसीडरेशन है, एन एक्ट। कंसीडरेशन कैन बी एन एक्ट, एक कार्य करना मेरे बोलने पे किया गया। अगर मैं बोलता ही नहीं तो ये नहीं किया जाता। तो इसीलिए यहां कंसीडरेशन है, मेरे बोलने पे ये कार्य किया है, इसीलिए यहां पे ये कंसीडरेशन है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड है। अगर मैंने कुछ बोला नहीं, समझो यही चीज होती, बिल्कुल सेम चीज। देखो यहां पे पहले आप गए, इससे गुड्स लेके आ गए, पहले ही हो गया ये कार्य। इसके बाद अब इसको लग रहा है यार ये तो गड़बड़ हो गई, अपन ने उधारी दे दी है लेकिन अपन ने कुछ सिक्योरिटी तो मांगे नहीं। अब ये आपको बोलता है कि जाओ किसी एक व्यक्ति की क्रेडिट लेके आओ जो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लेके आओ, जिसका बहुत नाम है। अब आपको याद आता है नाम किसका है सबसे ज्यादा? आपको याद आता है मेरी याद आती है, आप आते हैं मेरे पास, शर्मा जी। अब मैं आता हूं और मैं बोलता हूं हाँ हाँ ये बराबर पैसे देंगे। अब यहां पे ये गारंटी इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि मेरे बोलने पे ये कार्य नहीं किया गया, ये कार्य तो हो चुका था पहले से। तो यहां पे कंसीडरेशन नहीं है, और कंसीडरेशन नहीं है तो गारंटी इज इनवैलिड। कंसीडरेशन एसेंशियल है, गारंटी में भी होना चाहिए, ठीक है, बट वो आपको दिखता नहीं है क्योंकि ये इसके लिए भी कंसीडरेशन है, डी के लिए गुड्स दिए गए, और यही हमारे लिए कंसीडरेशन है क्योंकि हमारे बोलने पे ही किया गया। तो मेरे बोलने पे अगर कार्य किया जाता है या नहीं किया जाता है तो ये भी कंसीडरेशन होता है। कंसीडरेशन कैन बी एन एक्ट और एन एब्सटिनेंस, एक एब्सटिनेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे अगर ये कार्य पहले हुआ और बाद में मैंने बोला हूं, कुछ टाइम बाद जाके मैंने बोला कि हाँ हाँ ये पैसे देंगे, नहीं दिए तो मेरे से ले लेना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिड है क्योंकि यहां पे मेरे बोलने पे कार्य नहीं किया। तो यहां कंसीडरेशन नहीं है, मेरे को बदले में कुछ नहीं मिला।
यहां पे मेरे को बदले में एक वादा मिला ये गुड्स देने का, या गुड्स दिए गए, तो मेरे को बदले में एक कार्य मिला, ठीक है, तो कुछ तो भी मिलना चाहिए। बिल्कुल सेम एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जिसमें समझो ये एक व्यक्ति है, डेटर, प्रिंसिपल डेटर है, ये जाता है क्रेडिटर के पास और गुड्स खरीद के ला लेता है उधारी में। अब यहां पे ये उधारी नहीं चुकाता है, प्रिंसिपल डेटर ने उधारी नहीं चुकाया। अब क्रेडिटर क्या करता है, क्रेडिटर इसके ऊपर केस फाइल करने जा रहा है, केस फाइल करने की वो तैयारी कर रहा है, सूट फाइल करने का सोच रहा है। अब आता है एक तीसरा व्यक्ति, अब आया समझो मैं बोलता हूं नहीं नहीं इसके ऊपर केस फाइल मत करो, मैं यहां पे केस फाइल करने से मना कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि ये भले ही अभी पैसा नहीं दिया, मैं इसको समझाऊंगा, ये तुमको 1 महीने में पैसा दे देगा, नहीं दिया तो मेरे से ले लेना। अब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पूरी तरह से वैलिड हो जाएगा। भले यहां पे कार्य पहले हो गया था, बट मेरे बोलने पे केस फाइल नहीं करने का वादा किया जा रहा है, तो कुछ तो भी नहीं करने का भी वादा करना कंसिडरेशन होता है, तो फॉरबियरेंस टू स्यू। तो यहां पे अगर क्रेडिटर फॉरबियर करता है कि मैं इसके ऊपर केस फाइल नहीं करता मेरे बोलने पे, तो यहां पे ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, ठीक है। तो यहां पे मैंने बोल दिया कि तुम इस पे केस फाइल मत करो, अगर ये पैसा नहीं देगा तो मेरे से ले लेना, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। भले यहां पे भी ये कार्य पहले हो गया था, बट मेरे बोलने पे एक नया कार्य हो रहा है, केस फाइल नहीं करना, ठीक है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, ठीक है, समझा क्या? तो ऐसा है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन वाले टॉपिक पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो अपन देखेंगे। और हाँ, तो यहाँ पे ये वैलिड होता है, इसने बोला कि तुम केस फाइल मत करो, तो ये तैयार हो गया। यहाँ पे अपन कंपेल नहीं कर रहे उसको, अपन ये नहीं बोल रहे तुम केस फाइल कर ही नहीं सकते, ये एग्री कर रहा है, ठीक है मैं केस फाइल नहीं करता। अगर वो नहीं चाहे तो नहीं करे एग्री, वो बोल सकता है कि नहीं नहीं मेरे को केस फाइल ही करना है, तो कर सकता है, ठीक है। बट अगर ऐसा एग्री करता है ये कि ठीक है मैं केस फाइल नहीं करूंगा, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, ठीक है। फिर यहां अगर मेरे को पैसा देना पड़ा तो मैं इन टर्न प्रिंसिपल डेटर से रिकवर कर सकता हूं, ठीक है। तो ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कवर होता है, ऐसा है। तो यहां कंसिडरेशन है क्योंकि मेरे बोलने पे केस फाइल नहीं करने का वादा किया जा रहा, तो इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। हाँ, मीन्स हाँ, डायग्राम ये वाला, हाँ हाँ, बट वो गारंटी इसीलिए तो नहीं देना चाहिए ना, तो इसमें रिस्क होता है। तो यहाँ पे अगर इनका बोलना ये है कि डी पैसा देगा नहीं देगा, तो कल चल के नहीं देगा तो वो आपका रिस्क है, ठीक है। अपना ऐसा है कि अपन को इसको पैसा दे देना है, बाद में अपन लड़ते बैठे हैं, इसमें अब बैंक कुछ नहीं करेगा, बैंक या क्रेडिटर कुछ नहीं करेगा, इसीलिए तो गारंटी नहीं दी जाती। आप देखोगे कि कोई भी गारंटी नहीं देता है, जब तक के कोई बहुत क्लोज नहीं है व्यक्ति तब तक गारंटी नहीं दी जाती। तो गारंटी देने से लोग इसीलिए डरते हैं, क्योंकि अगर आगे वाला नहीं पे करेगा तो अपन भी उसमें फंस जाते हैं, ठीक है। और आजकल तो बहुत रिस्की हो गया, एक सिबिल होता है, सिबिल यानी वो क्रेडिट रिपोर्ट होती है, क्रेडिट हिस्ट्री, कि आपने जो भी पुराने लोन्स लिए वो प्रॉपर वापस किए या नहीं किए। अगर आपका सिबिल खराब हो गया, अगर आपने लोन लिया और वापस नहीं किया, तो आगे लोन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सिबिल अगर खराब होता है तो आगे लोन नहीं मिलता है या बहुत मुश्किल से मिलता है, तो इसीलिए सिबिल खराब नहीं होना चाहिए। और गारंटी से भी सिबिल खराब होता है, ठीक है। सिबिल करके एक होता है, सुना होगा आपने, सिबिल सुना है कि नहीं, CIBIL, सिबिल। तो सिबिल का स्कोर होता है, जब भी लोन लेते हैं आजकल वो कंपलसरी है, वो सिबिल देख के ही लोन दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा है, तो इसीलिए गारंटी नहीं दी जाती, क्योंकि कल चल के ये पैसा नहीं देगा तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो इंसॉल्वेंट हो गया तो भी इसको तो पैसा मिल जाएगा लेकिन इसका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। हाँ, गुड्स बेच सकते, बट ये रहे या जरूरी नहीं रहेगा ना, हमेशा रिंग रहे ये जरूरी नहीं, ये मैंने एग्जाम्पल दिया, कभी कभी ऐसा हो सकता है। अगर नहीं है तो ऐसे केस में आपका नुकसान भी हो सकता है, तो इसीलिए गारंटी नहीं देना चाहिए। तो गारंटी जो बहुत ही क्लोज है उसकी गारंटी दी जाती, नहीं तो गारंटी लोग देते नहीं। आप भी किसी को बोलोगे यार लोन लेना है गारंटी देने चलो, तो बोलेंगे हाँ आता हूँ और गायब हो जाएगा, तो नहीं देते लोग गारंटी। हाँ, एक्चुअल में नहीं देते। तो गारंटी देना वैसे भी रिस्की होता है, गारंटर की भी साथ में सिबिल वगैरह खराब हो जाती है, अपनी कोई गलती नहीं, जबरदस्ती फंस गए, तो इसीलिए गारंटी नहीं देना चाहिए, ठीक है। ऐसा है। अब पढ़ते हैं हम
रीड कर लेते एक बार फिर आगे बढ़ते। डेफिनेशन है, अब समझो, अब समझ जाएगी। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। इवन प्रॉमिस की भी परफॉर्मेंस की गारंटी हो सकती है, इसको हम बोलते हैं फिडिलिटी गारंटी, ये भी आएगा। तो परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस की, जैसे कोई कार्य करना है, मैंने आपको कहीं जॉब लगा के दिया, तो मैं यहाँ पे गारंटी लूंगा कि हाँ ये प्रॉपरली काम करेंगे, अगर नहीं किए तो मैं जिम्मेदार रहूंगा, ये भी गारंटी होती है। किसी के कंडक्ट की गारंटी, प्रॉपर काम करने की गारंटी, ठीक है। तो ये भी देखेंगे अपन, इसको फिडिलिटी गारंटी बोलते हैं, और देखेंगे अपन, शॉर्ट नोट्स वगैरह आ सकते हैं, तो देखेंगे। आगे बढ़ते पहले, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड गारंटी। तो एसेंशियल्स, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मस्ट सेटिस्फाई ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 10 जो बोलता था वो सब चीज होना चाहिए उसमें। तो इट मस्ट हैव अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट पार्टीज वगैरह वगैरह, पॉसिबल टू परफॉर्म वगैरह वगैरह, सब 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 होना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्ट कंसिडरेशन, यहाँ पे आपको अलग से एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है, जो इसको मिला यही आपके लिए भी कंसिडरेशन है, इसको ये गुड्स मिल गए यही आपके लिए भी कंसिडरेशन है, ठीक है। तो ये एक है। और दूसरा, प्रिंसिपल डेटर माइनर हो सकता है बट श्योरिटी माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी अपन देखेंगे, इसको बहुत डिटेल में देखना है अपने को। अगर प्रिंसिपल डेटर माइनर है तो क्या होगा, तो बहुत डिटेल में अपने को देखना है, ठीक है। तो ये डेटर माइनर हो सकता है बट श्योरिटी ने माइनर नहीं होना चाहिए। अगर ये माइनर है और फिर भी उसने गारंटी दिया है, पता था इसको कि माइनर है फिर भी गारंटी दे दिया, तो ऐसे केस में ये प्राइमरीली लायबल हो जाएगा, फिर इसकी प्राइमरी लायबिलिटी नहीं होती, ठीक है। ये अपन देखेंगे डिटेल में, इसमें एकदम सिंपल रूल नहीं है, इसमें 2-3 केस लॉ अपने को देखना है, उसके बाद अपन उसका डिसीजन देखेंगे फाइनल। तो एसेंशियल्स में पहला है कि एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। एक्सेप्शन, कंसिडरेशन उसको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द प्रिंसिपल डेटर इज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। तो गारंटी के लिए उसके लिए वो सफिशिएंट कंसिडरेशन है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरा, principal debtor is incompetent to contract. If the principal debtor is incompetent to contract, the guarantee is valid, but it is not the case with surety. Means surety का competent होना compulsory है, ठीक है। surety incompetent होगा तो ये valid नहीं रहेगा। बाकी सब सिंपल है। फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो गारंटी इंडियन लॉ में रिटर्न भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, बट इंग्लिश लॉ में इट शुड बी इन राइटिंग, कंपलसरी है, वो लिखित रूप में होना चाहिए। पार्टीज टू गारंटी, ये सब पढ़ चुके अपन ने। तो 3 पार्टीज होंगी, 3 पार्टीज, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी। ऑल द पार्टीज मस्ट ज्वाइन द कॉन्ट्रैक्ट। जैसा मैंने बताया कि पहले गुड्स दे दी और बाद में ज्वाइन किए तो ये वैलिड नहीं होता, ठीक है। तो सबने साथ में ज्वाइन करना चाहिए, तीनों जन ने साथ में मिलना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल डेप्ट, प्रिंसिपल डेट होना जरूरी है। प्रिंसिपल डेप्ट ही नहीं है अगर, तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड नहीं होगी। तो देयर मस्ट बी अ प्रिंसिपल डेप्ट, ये प्रिंसिपल डेप्ट होना कंपलसरी है। The existence of principal debt due by the debtor to the creditor for the payment of which guarantee is to be given is necessary. If there is no principal debt due and payable, there is no valid guarantee, ठीक है। तो अगर डेप्ट नहीं है तो गारंटी नहीं होगी। फिर अगला पॉइंट भी हमने पढ़ चुके, प्राइमरी लायबिलिटीज ऑफ द डेटर। डेटर की प्राइमरी लायबिलिटी होती है, ठीक है। सेकेंडरी लायबिलिटी होती है श्योरिटी की। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द प्राइमरी लायबिलिटी इज दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। The liability of surety arises only when there is a default of the principal debtor. अगर default होगा, principal debtor पे नहीं करेगा, तब liability होगी surety की। Therefore, the liability of surety is secondary. फिर principal debtor is liable to indemnify the surety. अगर यहाँ पे मैंने पे कर दिया हूँ, मैंने ले जाके सी को पैसा दे दिया, तो मेरे को अधिकार है कि मैं डी से पैसा ले सकता हूँ। यहाँ पे अब एक पॉइंट और ध्यान रखना, यहां पे समझो मैंने जब पे किया, मैंने जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, समझो यहां पे ऑलरेडी डेटर ने कुछ पे कर दिया था। यहां पे 50,000 का डेप्ट था, समझो ऑलरेडी डेटर ने 20,000 रुपए पे कर दिया था। अब मेरे को पता नहीं था, क्रेडिटर मेरे पास आता है, मैं पूरा 50,000 पे कर देता हूं, तो मेरे को इंडेमनिटी कितनी मिलेगी? तो मैं इससे कितना रिकवर कर सकता? तो मैं इससे सिर्फ 30,000 रिकवर कर सकता हूं, क्योंकि 20,000 इसने ऑलरेडी पे कर चुका है, ठीक है। तो जो राइटफुली मेरा अधिकार है उतना मेरे को मिलता है। मीन्स मेरा अधिकार कितना है? मेरा सिर्फ 30,000 देना चाहिए था इसको, तो 30,000 का इससे अधिकार मिलता है।
तो 30,000 ही मैं रिकवर कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ, बाकी मैं किससे रिकवर करूंगा? नुकसान हो गया क्या? तो नहीं, मैं बाकी इससे रिकवर करूंगा। सेक्शन 72 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़े थे, अमाउंट पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्शन, ठीक है। मनी पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्शन, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, याद आ रहा कुछ? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में आखिरी पॉइंट था, गलती से जब पैसा दे दिया तो आप वो वापस क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बाकी का 20,000 जो है वो इससे रिकवर कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा है, तो वही दिया है इसमें। हाँ, in every contract of guarantee there is an implied promise by the principal debtor to indemnify the surety। तो implied होता है, तो श्योरिटी को यहाँ बोलने की जरूरत नहीं होती कि वो श्योरिटी को बोलेगा कि मैं तुमको भरपाई कर दूंगा, ये implied है। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी उसमें एक इंडेमनिटी छुपा हुआ होता है हमेशा, ठीक है, तो implied रहेगा। And the surety is entitled to recover from the principal debtor whatever sum he has rightfully paid, rightfully, important word, rightfully paid under the guarantee, but no sums which he has paid wrongfully। देखो एक इलू दिया है, B is indebted to C and A is the surety of the debt। तो B is indebted, B हो गया प्रिंसिपल डेटर, C हो गया क्रेडिटर और A हो गया श्योरिटी। ऑन रिफ्यूजल अगर आपको दिक्कत आती है तो आप डायग्राम बना के देख सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है शुरुआत में, तो शुरुआत में डायग्राम्स बनाते जाओ। प्रिंसिपल डेटर है, इसने पेमेंट करना है क्रेडिटर को और एस ने इसकी श्योरिटी दिया है। ऑन रिफ्यूजल टू पे, ऑन रिफ्यूजल बाय बी, तो प्रिंसिपल डेटर की जगह बी लिखना था ना, बी ए, ऐसा लिखोगे तो क्या होगा? बी ए, ठीक है। तो ये हो गया बी प्रिंसिपल डेटर, सी क्रेडिटर, ए श्योरिटी। ऑन रिफ्यूजल बाय बी टू पे, बी ने पे करने से मना कर दिया, सी डिमांड्स पेमेंट फ्रॉम ए and on his refusal sues him for the amount। A is compelled to pay the amount of debt with cost। A को पे करना पड़ा यहाँ पे पूरा डेप्ट along with cost। कॉस्ट भी रिकवर किया जा सकता है, वो भी अपन देखेंगे कॉस्ट क्या होता है, क्या क्या रिकवर कर सकते हैं। कॉस्ट यानी खर्चा, जो उसको रिकवर करने का खर्चा आया, नोटिस भेजना पड़ा होगा और कोई कॉस्ट ऑफ सूट आया होगा, वो सब भी रिकवर किया जा सकता है। इंटरेस्ट आया होगा, इंटरेस्ट भी रिकवर किया जा सकता है। He can recover from B the amount paid by him for cost as well as principal debt। कॉस्ट भी रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसने अगर पूरा नहीं किया तो इसको खर्चा आया, इसने केस फाइल किया, केस फाइल करने का खर्चा भी रिकवर किया जा सकता है, कॉस्ट ऑफ गेटिंग द डिक्री, ठीक है। कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको। तो कंसिडरेशन in a contract of guarantee the consideration received by the principal debtor is taken to be sufficient consideration for the surety। अब अपन ने ये नहीं बोलना है कि कंसिडरेशन नहीं होता, कंसिडरेशन होता है, वो सिर्फ दिखता नहीं बट होता है, ठीक है। एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर मे बी सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। तो वो सफिशिएंट है, ठीक है। मैं बैंक में जाके बोलता हूँ इनको लोन दे दो, मेरे बोलने पे लोन दिया गया, तो इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड रहेगा क्योंकि मेरे बोलने पे कार्य किया गया, तो देयर वाज अ कंसीडरेशन, ठीक है। एग्जांपल्स दिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बी रिक्वेस्ट ए टू सेल एंड डिलीवर टू हिम गुड्स ऑन क्रेडिट। ए एग्रीज टू डू सो प्रोवाइडेड सी विल गारंटी द पेमेंट। यहां भी डायग्राम लगता है तो बना लो। बी रिक्वेस्ट, बी हो गया आपका प्रिंसिपल डेटर, ए हो गया आपका क्रेडिटर, सी हो गया आपका श्योरिटी, ठीक है। Provided C will guarantee the payment of price of the goods। C promises to guarantee the payment in consideration of A's promise to deliver the goods। C बोलता है ठीक है तुम गुड्स दे दो, मैं गारंटी देता हूँ। दिस इज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर C's promise। C के लिए वैलिड है कि C के बोलने पे इसने इसको गुड्स दे दिया, ठीक है। तो इट इज अ वैलिड कंसिडरेशन। समझा कि नहीं? तो सिंपल है। तो अगर आपको दिक्कत जाती है तो आप डायग्राम बनाओ। शुरू में डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, बाद में डायग्राम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाद में आपको मन में ही डायग्राम बनते जाएंगे, ये प्रिंसिपल डेटर, ये श्योरिटी। और डायग्राम्स बहुत काम के, डायग्राम से आपका लिखना आसान हो जाता है। आपको इवन एग्जाम्स में आप चाहो तो एग्जाम में डायग्राम्स बना सकते हैं, ठीक है। तो डायग्राम नहीं बनाना ऐसा कहीं नहीं लिखा है, बस एक ध्यान रखना ब्लैक पेन यूज़ करना है आपने। तो ब्लैक पेन कंपलसरी है अभी, तो ब्लैक पेन के अलावा और कोई नहीं चलता, ब्लू पेन वगैरह नहीं चलता, ठीक है। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ऐसा लिखा है। तो लेकिन जेल पेन भी चलता है, उसका मतलब है फाउंटेन पेन नहीं चाहिए। फाउंटेन पेन, फाउंटेन आ रहा होता है उससे, हाँ एक्चुअल में होता है।
तो फाउंटेन पेन आप यूज़ करते तो कभी कभी ऐसे धब्बे आ जाते थे, होता था पहले, तो अभी यूज़ करते ही नहीं वैसे भी अपन, तो अपन कहाँ फाउंटेन पेन, कौन उसमें इंक डालेगा। बचपन में शौक रहता, बचपन में लेके आते, एक आध बार नहीं लेके आएंगे, फिर एक आध दिन शर्ट खराब हो जाती, फिर रखना छोड़ देते अपन, होती है, तो ऐसा होता है। खैर ठीक है, जाओ दिया। तो हाँ, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। दूसरा, ए सेल्स एंड डिलीवर्स गुड्स टू बी, ये भी देखो सेम है, ए सेल्स एंड डिलीवर्स गुड्स टू बी। सी आफ्टरवर्ड्स बाद में रिक्वेस्ट ए टू फॉरबियर टू स्यू, बताओ वैलिड है क्या? फॉरबियर टू स्यू बी फॉर द डेप्ट फॉर अ ईयर, 1 साल तक उस पर केस फाइल मत करो। एंड प्रोमिसेस दैट इफ ही डज सो सी विल पे फॉर देम इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट बाय बी। वो बोलता है 1 साल तक केस फाइल मत करो, नहीं करोगे तो ये पे करेगा, नहीं करेगा तो मेरे से ले लेना। तो ये वैलिड है, क्योंकि इसके बोलने पे इसके ऊपर केस फाइल नहीं किया जा रहा, कुछ नहीं करने का वादा किया जा रहा, तो इट इज अ वैलिड कंसिडरेशन। ठीक है, तो भले ये आफ्टरवर्ड्स है, बट यहां पे कुछ तो भी नहीं किया जा रहा। फॉरबियरेंस टू स्यू इज अ गुड कंसिडरेशन। ठीक है, पिछले साल आपने ये भी पढ़ा था। ए एग्रीज टू फॉरबियर एज रिक्वेस्टेड, उसने एग्री किया, दिस इज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर सीज प्रॉमिस। और थर्ड है, ए सेल्स एंड डिलीवर्स गुड्स टू बी, सी आफ्टरवर्ड्स विदाउट कंसिडरेशन एग्रीज टू पे फॉर देम इन डिफॉल्ट ऑफ बी। वो बोलता है कि ठीक है, अगर ये पे नहीं करेगा तो मैं पे कर दूंगा, द एग्रीमेंट इज वॉइड। क्यों? रीजन नीचे दिया है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग द गुड्स कॉन्ट्रैक्ट वॉज बिटवीन ए एंड बी एज मेंशन इन द एसेंशियल्स, ऑल पार्टीज मस्ट ज्वाइन, पहला। दूसरा, सी एग्रीज आफ्टरवर्ड्स टू गारंटी, हाउएवर इस वक्त उसको बदले में कुछ नहीं मिल रहा। As for this contract, A is not offering or doing anything in return either for B or C. तो बदले में कुछ नहीं मिल रहा, और बदले में कुछ नहीं मिल रहा तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ बदले में मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये वही है, यहाँ पे इसको भले कुछ नहीं मिल रहा, बट इसको मिल रहा है इसके बोलने के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बोला और इसको चीज़ मिली, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। ठीक है, ऐसा है। यहाँ पे आपने ये भी देखे थे, इट नीड नॉट बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रॉमिसर, इसको बेनिफिट मिले इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। पिछले साल सब पढ़े हुए आपने कंसिडरेशन, अपन उतने डीप में नहीं जाएंगे, पता है आपको, तो अपन वैसे भी अभी जितना काम का है उतने पे अपन सीमित हो जाएंगे। चेक योर सेल्फ, चेक करो। अरे वहाँ पे ए हैड एडवांस्ड मनी टू बी ऑन अ बॉन्ड हाइपोथेटिकेटिंग बीज प्रॉपर्टी, स्टेटिंग दैट सी इज द श्योरिटी फॉर एनी बैलेंस दैट माइट रिमेन ड्यू after realization of B's property. C was not a party to the bond. C को पता ही नहीं, पार्टी है ही नहीं। उसने बाद में सेपरेट बॉन्ड साइन कर दिया 2 days सब्सिक्वेंट टू द एडवांस ऑफ मनी, 2 दिन बाद उसने किया, तो क्या ये वैलिड है? समझा कि नहीं? नहीं समझा तो डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना के समझ जाता है। तो ए ने एडवांस दे चुका था बी को और बोला था सी से गारंटी ले लेंगे, पहले दे दिया एडवांस, बाद में 2 दिन बाद जाके गारंटी लेते, तो क्या गारंटी वैलिड है? तो नहीं, क्योंकि 2 दिन बाद जाके लिया। ठीक है, तो वही दिया है, तो आंसर लिख लेना। आंसर नहीं दिया है वहाँ, तो आप लिख सकते हैं कि वेदर इट कॉन्स्टिट्यूट्स वैलिड गारंटी, नो। क्यों? क्योंकि तीनों पार्टी ने ज्वाइन नहीं किए, वही ऊपर के 2 रीजन, तीनों पार्टी ने ज्वाइन नहीं किए, और दूसरा इस वक्त उसको बदले में कुछ नहीं मिला, चीज़ तो पहले ही दे दी गई थी। ठीक है, तो चीज़ दे दी, खा भी लिए। चीज़ क्या अच्छा लगता है ना, चीज़ जैसी चीज़ नहीं, वो चीज़ बड़ी है मस्त मस्त। अरे चीज़। हाँ, आगे बढ़ते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन एंड कंसीलमेंट अफेक्टिंग गारंटी। अब ये सिंपल है, अ गारंटी ऑब्टेन्ड बाय वे ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट इज इनवैलिड। मिस रिप्रेजेंटेशन और यहाँ पे स्लैश होना, और कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट इज इनवैलिड। तो मैंने झूठ बोल के गारंटी लिया, कुछ छुपा के गारंटी दिया, तो ऐसे केसेस में इनवैलिड होती। जैसे मेरे को बताया नहीं गया, समझो एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति इसके यहाँ पे काम करता था, यानी ये हो गया प्रिंसिपल डेटर, ये हो गया क्रेडिटर। ये व्यक्ति ने चोरी किया, हो सकता है, तो ये चोरी किया इसने। अब इसने बोला मैं तुमको निकाल देता हूँ। अब निकालने की बात की तो ये बोले नहीं मैं आपको गारंटी ला के देता, आगे कुछ नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा।
और फिर बोले ठीक है तू तो बोल रहा है, लेकिन किसी व्यक्ति को भी बुला जो बोलेगा। मेरे को बुलाया जाता है, मैं आता हूँ, मैं बोलता हूँ हाँ हाँ ये बराबर काम करेगा, कोई चोरी बिरी नहीं करेगा। अब मेरे को बताया नहीं गया कि इसने पहले चोरी किया है, तो ऐसे केस में मेरे से कुछ चीज छुपाई गई, और ये जो चीज छुपाई गई इट वॉज मटेरियल। मेरे को पहले से पता लगता है इसने पहले चोरी किया है, तो मैं उसकी गारंटी क्यों लेता? तो ऐसे अगर गारंटी ले ली गई है तो यहां पे इट इज इनवैलिड, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज छुपा के ली गई है, ठीक है, तो वो इनवैलिड रहेगी। मिस रिप्रेजेंटेशन एंड कंसीलमेंट अफेक्टिंग द गारंटी, तो ये शुरू से इनवैलिड रहेगी, ये वॉइड रहेगी, ठीक है। ये बहुत डिटेल में पढ़ना है अपने को, ये अभी अभी सिर्फ एक लाइन आई, बट ये अपने को पूरा डिटेल में देखना है कब कब ये इनवैलिड रहेगी। देखेंगे अपन, ये देखेंगे, टाइम है अभी। हाँ बस इतना सा पढ़ लेते। हाँ पानी तो अच्छा, बारिश अपना काम कर रही है, अपन अपना काम करते हैं। देखो बारिश आना है ना, तो आप यहाँ से निकलोगे और धाड़ 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 चालू हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भरोसा नहीं होता। तो वो बंद है नहीं है उससे कोई अपने को लेना देना नहीं। चलो मैं भी आया ना बेचारा, देखो अब कहाँ कार से कहाँ आता मैं, आज कार से आया, हाँ आज कार से आया, बट जनरली तो ऐसे ही आते हैं अपन। वो क्या ये है ना, ये लेके आना पड़ता है इसलिए कार से आना पड़ता, नहीं तो क्या अपने को फर्क नहीं पड़ता अपने को। चलो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी, बस इतना सा पढ़ लेते और ये डिफरेंस पढ़ लेते इतना सा बस। अरे बस नहीं नहीं ऐसे ही हो जाएगा ये, आपको पता है ना, चीजें समझ गई ना तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स तीन प्रकार से हो सकते हैं। पहला फॉर द पेमेंट टू द क्रेडिटर, और नहीं होना चाहिए, कुछ तो भी गड़बड़ है। फॉर द पेमेंट टू द क्रेडिटर बाय द प्रिंसिपल डेटर बाय द गारंटर, हाँ बराबर है, ऐसा होना चाहिए। यानी पेमेंट टू द क्रेडिटर बाय द प्रिंसिपल डेटर, इसकी गारंटी दिया है बाय द गारंटर, गारंटर ने गारंटी दिया, तो और नहीं होना चाहिए, तो यहां पे होना चाहिए बाय। हाँ गलत है तो क्या, एक ही वो गलत है ना, ठीक है ठीक है, बाय होना चाहिए वहां पे। फॉर पेमेंट टू द क्रेडिटर बाय द प्रिंसिपल डेटर, और गारंटी किसने दिया? बाय द गारंटर, ऐसा है वो, ठीक है। दूसरा है फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, तो कोई गुड्स सोल्ड, ये कौन सा हो गया? ये लोन वाला हो गया, तो लोन वाला। दूसरा हो गया गुड्स वाला, और तीसरा हो गया कंडक्ट वाला। ऐसे तीन प्रकार की गारंटी आपको बताई गई। लोन जहां पैसा दिया वो पैसा वापस करेगा, दूसरा गुड्स दिया बदले में पैसा वापस करेगा, तीसरा कुछ कार्य करके देने वाला है, तो तीन प्रकार की गारंटी। तो फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस फॉर द गुड्स सोल्ड एंड फॉर द गुड कंडक्ट और ऑनेस्टी ऑफ अ पर्सन एम्प्लॉयड इन अ पर्टिकुलर ऑफिस। कभी कभी होता है, जैसे आपको कहीं जॉब करना था, मैंने लगा के दिया, मैंने बोला हाँ ये बहुत अच्छा काम करेंगे, एकदम चकाचक काम करेंगे, तो ये गारंटी जो है ये गारंटी रहेगी फिडिलिटी गारंटी, ठीक है। गारंटी फॉर अ कंडक्ट ऑफ द पर्सन, ठीक है, तो कंडक्ट के लिए हमने गारंटी दिया कि ये पर्टिकुलर जो भी काम रहेगा वो अच्छे से करेंगे। जैसे बैलेंस शीट P&L बनाना है, तो मैंने गारंटी लिया कि आप एकदम परफेक्ट काम करोगे, तो ये एक काम करने की गारंटी हो गई, ठीक है, कंडक्ट की गारंटी हो गई, तो ये भी ली जा सकती है। दिस इज कॉल्ड एज फिडिलिटी गारंटी। ध्यान रखना वर्ड एक ही बार आएगा फिर कभी नहीं आएगा, फिडिलिटी गारंटी, ठीक है, मीन्स फेथफुलनेस टू ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज। तो फिडिलिटी गारंटी मीन्स गारंटी फॉर द कंडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ ऐसी कोई गारंटी होती है जो कि एक कंडक्ट के लिए दी जाती है, आपको ये पता होगा कुछ तो भी फिडिलिटी गारंटी है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि फिडिलिटी गारंटी वही है जो कंडक्ट के लिए दी जाती है। तो ऐसा होता है, सीए एग्जाम्स में ऐसी एरर होती है, जोड़े अलावा एरर, तो ऐसी एरर हो सकती है। आपको कंसेप्ट पता है, ये कंसेप्ट है, आपको नाम पता है, ऐसा कुछ नाम है, लेकिन आपको ये नहीं पता ये नाम और ये कंसेप्ट एक ही है। ये सीए एग्जाम्स में बहुत बार होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये जोड़े अलावा वाली एरर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा है। तो पढ़ते रहना पड़ता, उसके लिए क्या करना मीन्स आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तो आप जितना पढ़ोगे तो याद रहेगी चीज़ें, ठीक है। और जैसे मैंने बता दिया तो आपको याद रहेगी, मैंने बोल दिया कि हाँ ये गलती होती है तो आप ध्यान रखोगे। ऐसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ऐसे 3-4 वर्ड्स आते हैं जो सिर्फ एक बार दिखेंगे फिर कभी नहीं आएंगे, होता है ना, तो वो याद नहीं रहते। जो रेगुलर दिखता है वो याद रहता है, जो कभी कभी आएगा वो याद नहीं रहता, ठीक है। तो
वो ऐसे वर्ड्स भी लेकिन हमको याद रखना है क्योंकि अपने को एग्जाम में लिखना पड़ सकता है, ठीक है। तो देखेंगे अपन, तो धीरे धीरे मैं बताऊंगा वो चीज़ें भी। आगे बढ़ते। और एक क्लासिफिकेशन हो सकता है, दो प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है, सिंपल गारंटी एंड कंटिन्यूइंग गारंटी। सिंपल गारंटी यानी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए मैंने गारंटी दिया, आप जाते हैं गुड्स लेके आते हैं, ये वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने गारंटी दिया था, ये हो गई सिंपल गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी ऐसी होती है जिसमें मैंने बोला कि साल भर में ये जितने भी गुड्स खरीद के लाएंगे वो सब मेरी गारंटी के अंडर रहेंगे, ठीक है। तो साल भर के लिए दिया, इसमें मैं लिमिट लगा सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि 1 लाख रुपए तक के मैं गारंटी दूंगा, तो लिमिट लगा सकता हूँ मैं, ठीक है, 1 लाख 5 लाख जो भी लगाना है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए साल भर के लिए मैंने दिया, साल भर में जितने भी आप गुड्स खरीदोगे सब में मेरी गारंटी रहेगी, तो ये कंटिन्यूइंग गारंटी है, ठीक है। तो ये सिंपल है, ये भी अपन देखेंगे, इसका और डिटेल आएगा, कंटिन्यूइंग गारंटी क्या है, कैसे रिवोक होती है, ये अपना अगला ही टॉपिक रहेगा, व्हाट इज कंटिन्यूइंग गारंटी एंड व्हेन इट कैन बी रिवोक, देखेंगे। अरे इतना सा पढ़ लो, इतना सा, अरे इतना, अरे सुन, अरे 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 इतना सा, देखो अभी क्या 4 बजे अभी सिर्फ, चलो ना पढ़ डालते ना, चलो चलो, देखो कितना सारा बचा है, ज्यादा हो गया क्या? आज तो कितना अच्छा हुआ, आज तो ज्यादा भी नहीं हुआ, कितना अच्छा सीखने को मिला आज, एकदम कितना अच्छा डायग्राम था, चक्री बनाए अपन ने, घुमा सकते चक्री को ऐसे ऐसे, ठीक है, जाओ दे, अगर ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे यार, ठीक है, बट रोज रोज ऐसा नहीं चलेगा। हाँ लेकिन धीरे धीरे टाइम बढ़ाएंगे, वैसे अपने को क्या सफिशिएंट है, इसलिए मैं ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहा। आज मैंने बोला भी ऊपर की सर वो अपने को छुट्टी थोड़ी काटना पड़ेगा बच्चों की, तो सर बोले नहीं ज़रूरत नहीं है, आपको पूरी छुट्टी मिलेगी लगभग, अरे दिवाली की जो 5 दिन 10 दिन चल रहा था ना, तो पूरी 10 दिन जहाँ तक मिलेगी, क्योंकि वही डिस्कशन हुआ आज सुबह मैं बोला, तो सर का बोलना था कि क्या छुट्टी काटेंगे, बोले 5 दिन दिवाली रहती, 1 दिन जाने का 1 दिन आने का, तो 7 दिन तो ऐसे ही हो जाते, 10 दिन की देते 2 दिन काट सकते, बोले ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसी बात हुई। अब देखो क्या होता, चलो ठीक है, तो आपकी शायद छुट्टी तो पूरी रहेगी दिवाली की, देखेंगे कैसा होता है। अच्छे से पढ़ाई करो, घर जाके जितना हुआ उतना रिवाइज करो, बस सफिशिएंट है। चलो थैंक यू।